हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सेट्स थ्योरी एंड रिलेशंस पर ही एक अगला एक्सटेंशन, जहाँ पे हम सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस की बात करेंगे। सो दिस इज़ दी पार्ट 1, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस ऑल अबाउट दैट, लेट्स क्विकली गो थ्रू कि आपको आईआईटी जेईई मैग्नेट ब्रेन्स क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। आई होप आपको ये सारी बातें पता हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मिलते हैं, यानी हर टॉपिक का एक कंप्लीट प्रॉपर इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के साथ प्रॉपर वीडियोस, मतलब हर चैप्टर के हर एक टॉपिक के सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे प्रॉपर वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता होगा कि हर टॉपिक को जब करवा दिया जाता है तो उसी पर बेस्ड डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और ना सिर्फ डीपीपीज बल्कि उन डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको www.magnetbrains.com पर मिलते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, हम इंश्योर करते हैं कि एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, अलग अलग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, डीपीपीज, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, लाइव टेस्ट आपके जो होते हैं, आपके मॉक्स जो होते हैं, डाउट क्लियरेंस सेशन होते हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम ओवरऑल इंश्योर करते हैं कि कम से कम हर चैप्टर पर मिनिमम 500 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएं। मिनिमम 500 क्वेश्चंस, आई मीन टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप ये हमने डिस्कस किया, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम इंश्योर करेंगे कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दिस इज ऑल डन बाय मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके वीकली लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस प्लान किए जाएंगे। सो आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कंसर्न्स, आपकी सारी क्वेरीज आर एक्यूमुलेटेड और एक साथ उन्हें एक बार में एक लाइव लेक्चर में भी एड्रेस और डिस्कस किया जाता है बाय अस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ या एक छोटी सी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको अलग अलग वक्त पर अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परेशानियां आती रहती हैं, उनको लेकर भी एक्नॉलेज किया जाएगा, उन सारे इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाएगा और टाइमली हम आते रहेंगे लाइव और आपके उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज़रूरी बात, हर चैप्टर के कंप्लीशन पर उस चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन, उस चैप्टर का एक कंप्लीट, एक थरो रिवीजन, उस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करवाया जाएगा एक वन शॉट रिवीजन में। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप अपना पूरा परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो। मतलब दो चीज़ें, एक तो वीकली टेस्ट पेपर आपके चैप्टर वाइज, आपके चैप्टर को अगर आप एनालाइज और ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है, तो चैप्टर के टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरऑल मॉक्स, ओवरऑल टेस्ट, आपके प्रॉपर लाइव टेस्ट वो भी आप देंगे और अपनी प्रिपरेशन को और कंसोलिडेट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईआईटी जेईई मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय मैग्नेट ब्रेन्स। इसके अलावा अगर हम आज के लेक्चर से शुरुआत करें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हम और डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहली चीज़ जो आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दैट्स इंटरवल्स। नाउ व्हाट आर इंटरवल्स? अभी तक हमने जो सेट्स को लेके बात पढ़ी वो अलग अलग हमको सेट्स में चीज़ों को डिफाइन करना पड़ा। मतलब जब चीज़ें कंटिन्यू होने लगी, जब चीज़ें एक रेगुलर मैनर में आने लगी, जब चीज़ें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक पैटर्न में दिखने लगी कि हाँ सर यहाँ से यहाँ तक के नंबर सारे ले लो, सर यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ें इंक्लूड कर लो, मतलब मुझे चीज़ों को बताना होता था, तो उनको बताने के अलग अलग तरीके बनाए गए। एक सबसे आसान, सबसे स्टैंडर्ड तरीका जो अभी तक हमने सीखा वो क्या था? सेट की फॉर्म वाला। सेट में जब हम चीज़ें बताते हैं, जैसे कि मान लो मुझे बताना है कि सर ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट आएंगे। कौन से 5 एलिमेंट? वो खास 5 एलिमेंट लेट्स से वो हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका ये मतलब होता है कि सर सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स, मतलब जब आप कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप सेट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं एलिमेंट्स का, इट मींस सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स, ना इनके बीच का कुछ, ना इनके बाहर का कुछ, ना इनके अलावा कुछ। मतलब अगर आपने 5 एलिमेंट्स अगर शो किए हैं, अगर आपने इन कर्ली ब्रैकेट्स में सेट रिप्रेजेंटेशन जो ये फॉर्म है, अगर इसमें आपने 5 एलिमेंट्स दिखाए हैं, तो आपका मतलब है कि सर ये 5 एलिमेंट्स ही मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स बता रहा हूं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, विच आर 1, 3, 5, 7 एंड 9। बट इसके अलावा भी अलग अलग तरीके होते हैं। मैं कहूँ कि सर वो सारे नंबर्स ले लो जो कि 1 से लेके 100 तक हैं, सारे मतलब 1 से लेके 100 के सारे नंबर्स, जैसे 1, 1.1, 1.12, 1.123, ऐसे करके 2, 2.09, 2.08, ऐसे करते करते 100 तक, मतलब 99.09, 99, 98, 97.26। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 100 तक के सारे रियल नंबर्स ले लीजिए। मतलब अगर मैं देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब अगर मैं नंबर स्केल पे सेट ए को प्लॉट करना चाहूँ तो मेरे पास नंबर्स होंगे, 1 होगा, 3 होगा,
5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। और मैंने प्लॉट कैसे करूंगा कि सर 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर एक और सिनेरियो, मतलब मैं एक अलग केस बनाना चाह रहा हूं, एक अलग डिफरेंट सिनेरियो इमेजिन करना चाह रहा हूं, जहां पे कंस्ट्रेंट या प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर मुझे चाहिए वो सारे नंबर्स, सर 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1 in 100, जहां पे मैं 1 और 100 को भी इंक्लूड करना चाह रहा हूं, 1 से लेके 100 के बीच के सारे नंबर्स, मतलब ऑल द रैशनल, ऑल द इरैशनल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नंबर्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं 1 से 100 के बीच में, सारे, मतलब सब कुछ, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, सब कुछ हम लेना चाह रहे हैं। मतलब 1 2 3 इंटीजर्स, नेचुरल, ये सब ऑब्वियसली एक ही बात है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर मैं 1 से लेके 100 तक चाह रहा हूँ, तो 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर से मैं लेना चाह रहा हूँ, मतलब मैं लेना चाह रहा हूँ 83.56, मैं लेना चाह रहा हूँ 50.12, मैं लेना चाह रहा हूँ 2.37, ऐसे में सारे नंबर्स लेना चाह रहा हूं। तो मैं रेंडमली कुछ पॉइंट्स नहीं लूंगा, मैं कुछ डॉट्स नहीं लूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक कंटिन्यूअस लाइन है जो मुझे बता रही है कि आप 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स ले लीजिए। अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इन्हें मैं सेट में कैसे दिखाऊंगा? सेट में तो हम सेलेक्टेड नंबर्स बताते ना, और क्योंकि सीक्वेंस कोई पैटर्न भी होता है तो हम डॉट 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 लगा देते कि इसी पैटर्न को कंटिन्यू करिए। बट ये कैसे बताओगे कि सर 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स, मतलब ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आर टू बी इंक्लूडेड। मतलब अगर कभी ऐसा सिनेरियो आता है, कभी मुझे रिप्रेजेंट करना है या बताना है, तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इन तरीकों को एक्सप्लेन करना हम सीखेंगे इंटरवल्स की हेल्प से। मतलब इंटरवल्स की नीड आपको समझ आ रही है कि इंटरवल्स हमें क्यों लेना है। तो अगर इंटरवल्स की नीड आपको क्लियर होती है तो इंटरवल्स को और समझना शुरू करते हैं ध्यान से। वो क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा। अ सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। बड़ी बेसिक सी बात है क्लास। अभी हमने देखा एक रियल लाइन पे 1 से 100 क्या है, एक सबसेट, क्योंकि रियल लाइन तो इनफाइनाइट है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो उसमें मैंने एक सेट लिया, एक सबसेट लिया, कौन सा, 1 से लेके 100 तक का। तो ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर डोमेन है, ये जो मैंने कुछ वैल्यूज ली, कौन सी, 1 से 100 तक की, ये हमारा एक सबसेट है रियल लाइन का। तो ये एक इंटरवल है, ये एक हिस्सा है, ये एक खास जोन है। अब इस जोन को डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग इंटरवल टेक्निक्स यूज करेंगे। वो क्या होंगी, उन पे बात करते हैं, जल्दी से सुनिए। If it contains all the real values, all the real numbers lying between every pair of its elements, let A, B belong to R, then the set, all the values of x where x belongs to A and B is called a closed interval and it is denoted by this। इसका क्या मतलब है, हम वापस इस पे आते हैं। वो मैथमेटिकली डिफरेंट डेफिनेशन वाइज वो जो कहना चाह रहा है वो ये कि मान लो आपका ये था A और ये था B, और वो कह रहा है कि सर A से B के बीच के सारे नंबर, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं सर, ये सारे नंबर्स ले लो। मतलब A से B के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग A एंड इंक्लूडिंग B, मतलब आप 1 भी इंक्लूड कर लो, आप 100 भी इंक्लूड कर लो। तो ये सारे नंबर इंक्लूड करते हुए 1 से 100 के बीच के सारे नंबर्स अगर आपको चाहिए तो इनको आप कैसे ले सकते हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो बड़ा आसान सा तरीका है क्लास इसको रिप्रेजेंट करने का। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मैं से बहुत सिंपल सी मैथ्स की लैंग्वेज में लिख सकता हूँ 1 और 100। मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने पहले वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख लिए। मतलब मैंने मेरा मिनिमा लिख लिया और मैक्सिमा लिख लिया कि सर आप 1 से शुरू करो और 100 पे खत्म करो। लेकिन मैंने एक स्पेशल कैटेगरी का ब्रैकेट लगाया। बाय द वे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक नंबर का होता है ना, ये तो एक रेंज है, ये तो एक पर्टिकुलर सेक्शन है ना। तो ये है 1 से 100 तक के सारे नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिव ऑफ 1 एज वेल एज 100। मतलब ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट है, जो हमने एक स्पेशल कैटेगरी का ब्रैकेट यूज किया है, इस ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है, इस ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि इस ब्रैकेट के पास जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 3 से लेके 8, तो इसका मतलब होता नंबर स्केल पे 3 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स। और इसका ये मतलब भी होता कि सर आपको 3 भी इंक्लूड करना है और आपको 8 भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 3 और 8 पर मैंने ये पैरेंथेसिस, ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगाए हैं। मैंने कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है 3 से 8 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूसिव ऑफ बोथ 3 and 8 एज वेल। आई होप आपको इंटरवल की थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज डेवलप होना शुरू हुई हैं। और अगर इंटरवल समझ आना शुरू हुए तो एक और बात सुनिए ध्यान से। सिमिलरली अगर मैं चाहता कि मैं A और B के बीच के सारी वैल्यूज लूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि A और B को इंक्लूड ना करूं। देखो अभी यहाँ पे क्या लगा था, इक्वल साइन। तो जब इक्वल साइन लगा था तो हमने पैरेंथेसिस यूज किया था। बट यहाँ पे A और B के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है बट A और B नहीं लेना है। उस केस में मैं कहूंगा कि मैं A और B को ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल से डिनोट करूंगा। बस इतना सा डिफरेंस है, आप इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है सर कि नंबर स्केल पे आपको डिफाइन करना है लेट्स से 51 से
89 तक के कुछ नंबर्स, लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि सर 51 से 89 के बीच के नंबर्स तो लेने हैं, 51 से 89 के बीच के सारे नंबर्स लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि 51 और 89 नहीं लेना है। तो मैं पहले तो क्या करूंगा कि 51 पे कैसा हॉलो सर्कल और 89 पे कैसा हॉलो सर्कल बना दूंगा। ये मैथमेटिकल कन्वेंशन है, मतलब मैथमेटिकली जब आपको चीज़ें बतानी हो तो आप ऐसा लिख देते हो कि 51 और 89 पे से हॉलो सर्कल बना देते हो। इसका मतलब होता है कि आप ये डिनोट कर रहे हो कि 51 एंड 89 आर टू बी एक्सक्लूडेड। However, it also means कि 51 और 89 के बीच के सारे नंबर्स आर सपोज टू बी इंक्लूडेड, एक्सक्लूडिंग 51 एंड 89 ऑब्वियसली। तो जब मुझे ऐसा कहना है कि सर 51 से 89 के बीच के सारे नंबर्स ले लो, लेकिन 51 और 89 इंक्लूड मत करो, तो मैं कहूंगा कि आप ले तो लो 51 से 89, लेकिन बस 51 और 89 एक्सक्लूड करना है ना, तो इनके ऊपर लगा दो ओपन ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि सर 51.1, 51.01 ये सब इंक्लूडेड है। इवन सर 88.89, 88.99 ये सब इंक्लूडेड है। बट कौन एक्सक्लूडेड है सर? जैसे ही आप 89 पे पहुंचते हो, जैसे ही आप 51 पे पहुंचते हो, तो इन दोनों को मत लेना। पर 51 से जस्ट बड़ा कोई सा भी नंबर और 89 से जस्ट छोटा कोई सा भी नंबर, ये सारे नंबर्स लेना आर अलाउड। मतलब मैं बड़ी बेसिक सी बात कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है क्लास। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो इंक्लूड होती है, जिसे हम डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब हमारे ओपन ब्रैकेट्स, और उसमें हम बाउंड्री कंडीशंस को इंक्लूड नहीं करते हैं और उन्हें हम सिंपल से ओपन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। आई होप आपको इंटरवल समझ आए। इंटरवल बहुत बेसिक सी चीज़ है, और अगर इंटरवल में अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछिए, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा, आई डेफिनेटली एड्रेस देम। बहुत बेसिक सी कहानी थी क्लास इंटरवल्स की। इंटरवल का मतलब इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में लाई करने वाले सारे नंबर्स। क्लोज्ड इंटरवल मतलब दोनों को इंक्लूड कर लो, ओपन इंटरवल मतलब दोनों को एक्सक्लूड कर दो, दोनों बाउंड्री कंडीशन को। बहुत बेसिक सी बात है, आई बिलीव यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कैन आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? कैन आई यूज ओपन एंड क्लोज टुगेदर? क्या ऐसा कर सकते हैं क्लास? सोच के बताओ, क्या हम ओपन और क्लोज एक साथ यूज कर सकते हैं? सोचो। अरे सर क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि मान लो सिनेरियो के जैसा बना, सिनेरियो कैसा बना कि आपका नंबर स्केल है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि सर आप ले लो 2 से लेके या लेट्स से 3 से लेके 29 तक के सारे नंबर्स, लेकिन सर आप कोशिश करना कि आप 3 इंक्लूड मत करो, बट आप कोशिश करना कि 29 तो आप इंक्लूड कर लो। तो आप उसको नंबर स्केल पे ऐसा कुछ दिखा रहे होंगे। आप बोलोगे कि सर मैं तो चाह रहा हूं कि मेरी जो x की वैल्यूज़ हों सर, जो x की वैल्यूज़ हों वो 3 से तो बड़ी हों, वो 3 से तो बड़ी हों, लेकिन 29 से छोटी हों, इंक्लूसिव ऑफ 29 बट एक्सक्लूडिंग 3। आई होप ऐसे आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते थे। बट क्या x को लिखने का एक तीसरा तरीका है? जी हाँ, जो हमने इंटरवल की टेक्निक सीखी, उस इंटरवल की टेक्निक से आप इसी सेम मैथड को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस एक बात कि एक जगह इंक्लूड नहीं करना है और एक जगह इंक्लूड करना है। जब इंक्लूड करना है तो ऑब्वियसली हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? पैरेंथेसिस यानी क्लोज्ड ब्रैकेट। और जब एक्सक्लूड करना है बाउंड्री कंडीशन को तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट, यानी एक सिंपल सा स्मॉल ब्रैकेट। यानी जब मुझे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिखना है मैथमेटिकली या एक और तरीके से, तो मैं कहूंगा कि सर x जो है वो लाई करेगा, x जो है वो बिलोंग करेगा। ये साइन हमने किया है, x बिलोंग्स टू, मतलब x इस हिस्से को बिलोंग करता है। किसे बिलोंग करता है सर? 3 से लेके 29 के बीच की सारी वैल्यूज को। बट किस पर कौन सा ब्रैकेट? अब आप सोच के बताइए। 29 पे डार्क सर्कल मतलब 29 शुड बी इंक्लूडेड, 29 पर इक्वल का साइन मतलब 29 भी इंक्लूड होगा। मतलब 3 से 29 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 29 एक्सक्लूडिंग 3। तो जब 29 को इंक्लूड करना है तो मैं इस पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करूंगा, 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो 3 पर मैं ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा। और इस तरीके से मैं ये एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैथमेटिकल वेज है, आप इस बात को समझो। ये अलग अलग तरीके हैं। मतलब एक तरीका है जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत बार हम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख दे रहेंगे, और हम बहुत बार क्वेश्चंस को आंसर्स को ऐसे भी मेंशन करेंगे। मतलब दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग डाउन दीज नंबर्स। मतलब एक्स को, एक्स का रेंज, एक्स का डोमेन, एक्स का पार्ट कि एक्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इनको बताने के लिए ये हम अलग अलग तरीके यूज़ करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरवल्स। आई होप आपको इंटरवल पे काफ़ी क्लैरिटी आई और इंटरवल पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर इतना होता है तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्लास। इंटरवल्स को लेके जल्दी से समझिएगा क्लास। वो एक खास सिंपल सी बात कह रहा है दैट दिस इज़ कॉल्ड, ये जो थर्ड कैटेगरी है जिसकी जस्ट अभी हमने बात की, दिस इज़ कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। और ऑब्वियसली अगर मुझे ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है तो मैं ऐसे ऐसे डिनोट करूंगा, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट क्लोज्ड
एंड दिस व्हेन जब हम इसे ऐसा कुछ करेंगे, आई एम रियली सॉरी, वो एक ही बात है, मतलब या तो आप इसे कहो लेफ्ट क्लोज्ड एंड आप इसे कहो क्या कहोगे, राइट ओपन, मतलब लेफ्ट से क्लोज्ड है और राइट से ओपन इंटरवल है। और जब बात ऐसी हो जो अभी हमने सिनेरियो समझा कि लेफ्ट से आप उसको ओपन रखोगे और राइट से क्लोज करोगे, तो आप इसे कहोगे लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज्ड इंटरवल। आई होप बहुत बेसिक सी बातें हैं, मतलब ये 3 तरह के अलग खास तरह के इंटरवल्स हैं जिन पे हमको डिस्कशन करनी चाहिए, और ये 3 तरह के इंटरवल्स आपको पता होने चाहिए। तीनों तरह के इंटरवल्स आई थिंक क्लियर हैं, तीनों तरह के इंटरवल्स पे कोई कंफ्यूजन नहीं है आई बिलीव। और अगर ऐसा है तो कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज़। आई होप इंटरवल्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तीनों तरह के इंटरवल्स को जल्दी से एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं क्लास। 3 तरह के इंटरवल्स, पहला सबसे पहला क्लोज्ड, जब दोनों ही इंक्लूडेड हों, ओपन जब दोनों बाउंड्री कंडीशंस एक्सक्लूडेड हो, और ओपन एंड क्लोज्ड ये हमारा एक तरीके का, और क्लोज्ड एंड ओपन ये हमारा एक तरीके का, और एक हमारा सेट रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्म जो हम इसमें जो बस चुनिंदा एलिमेंट्स हैं उन्हीं को रखते हैं। तो जब यहाँ पे आप किसी को रखोगे तो इसका मतलब होगा सिर्फ वही 3 वैल्यूज़, वही 4 वैल्यूज़, वही n वैल्यूज़। बट यहाँ पे जब आप लिखोगे जैसे लेके 5 से 10, तो इसका मतलब है 5 से 10 के बीच के सारे नंबर्स, है ना, 5 से 10 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ। यहाँ पे अगर लिख दोगे आप 5 से 10, तो इसका मतलब होगा 5 से 10 के बीच के सारे नंबर्स, बट 5 और 10 को एक्सक्लूड करना होगा। जब यहाँ पे लिख दोगे आप 5 to 10, तो इसका मतलब होगा कि 5 को तो एक्सक्लूड करना है सर, लेकिन 10 को इंक्लूड करना है। जब यहाँ पे आप लिख दोगे 5 से 10, तो आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होगा कि आपको 5 को इस बार इंक्लूड करना है और 10 को क्या करना होगा भाई, एक्सक्लूड। और अगर सेट रिप्रेजेंटेशन में लिखा होता और कोई ऐसा लिख देता 5,10, तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि 5 से 10 के बीच नंबर्स, इसका मतलब है सिर्फ ये 2 नंबर्स, कौन, 5 and 10, दैट्स इट। सेट में चीज़ें आई होप अब तक आपको पता है, और सेट में आई होप आपको चीज़ें समझ आती हैं। मतलब बहुत बेसिक से अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इंटरवल्स को डिनोट करने के तरीके, और एक ये सेट वाला फॉर्म जो तो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये इंटरवल्स को लेके आपकी क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है और आप इंटरवल्स को समझने का एक सेंस डेवलप कर चुके हैं। विद दैट अजम्पशन आगे बढ़ेंगे क्लास, विल टॉक अबाउट सम इनइक्वालिटीज़। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन इनइक्वालिटी, मतलब जैसे आपका वर्ड होता है इक्वालिटी, वैसे ही वर्ड होता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या, LHS RHS और दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा दिया जाए, मतलब इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। मतलब अगर मैं लिखूँ x² + 3 - 5 = 0, मतलब मैं x की वो सारी वैल्यूज ढूंढता हूँ जो रखने पर राइट हैंड साइड पर 0 आ जाता है, राइट, दैट्स एन इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन लगा होता है, मतलब LHS और RHS इक्वल होते हैं। बट इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इन इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन का अपोजिट इनइक्वालिटी। इन इक्वेशन मतलब इक्वल के अलावा जो साइंस बच जाते हैं, कौन कौन से साइंस बचते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल के अलावा एक साइन होता है नॉट इक्वल टू, एक साइन होता है हमारा कौन सा, लेस देन, एक साइन होता है ग्रेटर देन, एक साइन होता है लेस देन इक्वल टू, एक साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरह के जो साइंस हैं जो इक्वल नहीं है ऑब्वियसली, तो इन तरह के साइंस से हम बनाते हैं इन इक्वेशंस। और मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन इक्वेशन से, इस तरह के साइन से जो अलग अलग तरह की इक्वेशंस बनेंगी उनसे भी डील करना होगा। मैथ्स इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ इक्वेशंस, इट इज ऑल्सो सॉल्विंग अबाउट अ लॉट ऑफ इक्वेशंस टू। और उन इक्वेशंस से कैसे डील, देखो इक्वेशंस में तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट थे कि इधर से कुछ भी ऐड कर दिया, इधर से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहीं पे भी किसी को भी मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं से भी किसी को किसी से भी डिवाइड कर दिया, कहीं भी कोई भी सेम पावर रेस कर दी। मतलब अगर इक्वेशन है तो दोनों साइड पे आप सेम ऑपरेशंस करते चले जाते थे। आप कहते थे दोनों साइड को पावर 3 तक रेस कर दो, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को -3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इक्वेशन में बहुत हद तक लिबरल थे, मतलब आपको बहुत लिबर्टी हुआ करती थी कि आप कुछ भी कर पाते थे। बट यही प्रॉब्लम है, इन इक्वेशन में आप रेंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। इन इक्वेशन बहुत वल्नरेबल हैं। इन इक्वेशन में आपको बहुत ध्यान रख के चीज़ें करनी पड़ेगी। इन इक्वेशंस के साथ आपको बहुत अटेंटिव, बहुत केयरफुल और बहुत कॉशियस रहना होगा। वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो ध्यान में रखे जाने चाहिए इन इक्वेशन से डील करते वक्त, उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए और अच्छे से समझिए कि इन इक्वेशंस में कैसे चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। आई होप इंटरवल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब हम इन इक्वेशंस की बातें करेंगे। चलिए इन इक्वेशंस को शुरू करते हैं क्लास, बहुत ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, पे अटेंशन, just give me a second everyone. So this is what all inequations are. पहली चीज, the following are some important points to remember. That means a is less than equal to b का मतलब होता है कि सर या तो a b से छोटा है या फिर a b के इक्वल है। इसका ये मतलब है सर कि जब मैं आपसे कहूँ दैट x जो है वो x is less than equal to 3,
मतलब x को अगर मैं नंबर स्केल पे प्लॉट करूँ, अगर मैं x को नंबर स्केल पे प्लॉट करूँ तो कहीं ना कहीं 3 आएगा, और इक्वल टू 3 मतलब या तो सर 3 के इक्वल कोई वैल्यू ले लेगा, 3 से छोटी कोई वैल्यू, क्योंकि हमें पता है 3 से छोटी सारी वैल्यूज़ नंबर स्केल पर इस तरफ होंगी लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है, ये लाइन डिनोट कर रही है ऑल द वैल्यूज ऑफ x। आई होप आपको बात समझ आ रही है। x के बारे में क्या बोला जा रहा है, इट इज लेस देन इक्वल टू 3। इक्वल टू 3 मतलब क्या कि x की मैक्सिमम वैल्यू लेना मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, 3, और x इससे छोटा होता चला जाएगा जो भी आप लेना चाहें। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट। डू यू अंडरस्टैंड कि इसी को लिखने का इंटरवल्स की फॉर्म में एक तरीका हो सकता है? बताओ क्या। सोचो, अगर इसी बात को लिखना होता तो मैं ऐसा लिख सकता था क्या कि सर x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, अरे सर x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, तो x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। लेकिन सोच के बताओ, माइनस इन्फिनिटी तो एक अनइमेजिनेबल नंबर है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। वो तो एक इमेजिनेटिव कंसेप्ट है कि आप सोचते हो कि हाँ दिस इज़ अनरीचेबल, दिस इज़ वेयर यूल रीच समडे, सो यू ट्रीट इट एज इन्फिनिटी, कि वो फाइनली वहाँ खत्म हो रहे होंगे। नंबर्स आर नेवर एंडिंग, दे आर नॉन एंडिंग, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। मतलब आप नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे नंबर्स खत्म होते हैं। तो मान लेता हूँ कि नेगेटिव नंबर्स वहाँ पे खत्म हो रहे होंगे विद एन एजम्पशन, तो शायद ये वो पॉइंट होगा। तो ये एक अनअप्रोचेबल पॉइंट है। तो डज इट मेक एनी सेंस कि मैं इस पर क्लोज्ड इंटरवल यूज़ करूँ, क्योंकि ये वैल्यू अचीव ही नहीं की जा सकती ना। तो मैं बोलूँगा कि इससे जस्ट छोटी वैल्यू तक, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इज़ एन अनअटेनेबल वैल्यू। इसके अलावा बोल ही तो रहा है वो कि सर आप 3 को इंक्लूड करो। 3 पे कैसा हमने सर्कल यूज़ किया है, हमने डार्क सर्कल यूज़ किया है, यानी आप 3 को इंक्लूड करिए। तो ये भी वही एक तरीका है इस बात को कहने का कि या तो आप कह देते x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, या फिर आप कह देते कि माइनस इन्फिनिटी से 3 तक इंक्लूसिव 3 एंड एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, या फिर हमारा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड साइड अ क्लोज्ड ब्रैकेट। आई होप आपको ये तीनों तरीके समझ आए, या अलग अलग रिप्रेजेंटेशन समझ आए, और आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि a लेस देन इक्वल टू b का मतलब होता है कि a बेशक b से छोटा होगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा b भी हो सकता है, a की वैल्यू b भी हो सकती है, क्योंकि a इज़ लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए या तो बी से छोटा है या फिर बी के इक्वल है। बड़ी बेसिक सी बात है, आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है, इसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी दी जा रही है, दैट इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी देन ए इज लेस देन सी। डू यू अंडरस्टैंड? ये ट्रांजिटिव रिलेशन की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे एक क्वेश्चन में कि लेस देन का जो रिलेशन होता है क्या वो ट्रांजिटिव होता है, बेशक होता है। आप कॉमन सेंस से बोलो, देखो 2 होता है 4 से छोटा, 4 होता है 9 से छोटा, तो बाय डिफॉल्ट 2 तो 9 से छोटा होगा, तो कॉमन सेंस है। मतलब ये मेरा बड़ा भाई है और वो मेरा, मतलब वो जो भाई है वो उससे भी बड़ा भाई है, तो मैं सबसे बड़े भाई से तो सबसे छोटे ही हुआ ना। तो बहुत बेसिक सा नॉलेज है क्लास, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बात आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि इनइक्वालिटीज़ में हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है तो बेशक ए प्लस सी और बी प्लस सी, ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा होगा, और सी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझो, बहुत ध्यान से सुनो। हम इक्वेशंस में क्या करते थे, जैसे इधर लिखा हुआ है लेट्स से ए और इधर लिखा हुआ है बी, और मैं दोनों तरफ सी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हाँ बेशक मैं सी ऐड कर सकता था। मतलब ऐसा बोलता था कि दोनों तरफ लेट्स से सी ऐड कर देते हैं। हम निसंदेह बिना किसी सोचे समझे या डाउट के ऐसे कोई भी एक रैंडम सेम वैल्यू दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया करते थे, हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, इन इक्वेशंस में भी ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट सब्ट्रैक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें बस थोड़ी सी बदल जाएंगी जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जाएंगे, कैसे उनको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सर इसकी जगह अगर ऐसा भी होता, कैसा होता सर, कि अगर कोई कहता कि ए इज़ लेस देन बी, तो आप दोनों तरफ कोई वैल्यू, कोई सेम वैल्यू ऐड कर दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ए में आपने कुछ ऐड कर दिया और बी में भी कुछ ऐड कर दिया, तो इट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन, अभी भी वो इक्वेशन वही रहेगी। मतलब इक्वेशन तो कहना गलत होगा, अब ये बन चुका है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्यों बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, अब हमारे पास दूसरे साइंस हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के साइंस हैं। और अगर इस तरह के साइंस होते हैं तो हम इसे कहते हैं इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कुछ और प्रॉपर्टीज जल्दी से डिस्कस करेंगे क्लास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड सा फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन आने वाला है। कोई अगर कहे कि ए बी से छोटा है और कोई कहे कि सी डी से छोटा है, तो डेफिनेटली
इन दोनों का जो सम होगा, जो इन दोनों का सम होगा, वो इन दोनों के सम से तो छोटी होगा। आपको ये बात समझ आ रही है? बात बड़ी आसान सी है क्लास। बात क्या आसान सी है? देखो ऐसे समझो, आसान सी बात है और आसान सी बात को आसानी से ही समझेंगे क्लास। ऐसे समझो कि लेट्स से एक नंबर है 2, मतलब ऐसे नंबर्स के थ्रू समझाना इज नॉट अ गुड आइडिया, बट मैं एक दिमाग में पिक्चराइजेशन करवाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई कहे कि ए जो है वो बी से छोटा है और सी जो है वो डी से छोटा है, तो दो छोटे छोटे नंबर को जब ऐड करोगे तो वो दो बड़े बड़े नंबर्स के सम से तो छोटे ही होगा ना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बहुत बेसिक सा एक लॉजिकल पॉइंट है ये, जो ब्रेन में आई थिंक ईजिली डाइजेस्ट होगा बिना किसी प्रूफ के भी, क्योंकि हर चीज़ प्रूव करने का कोई सिग्निफिकेंस या पॉइंट नहीं है। ये चीज़ तो हमारा ब्रेन अब इतना वेरी वेल डेवलप्ड है आई थिंक कि चीज़ें इमेजिन कर सकता है। सेम पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई हैव 2 नंबर्स, जैसे एक नंबर कौन है? ए जो बी से छोटा है, एक नंबर है सी जो डी से छोटा है, तो ये दोनों छोटे नंबर हैं। तो अगर इन दोनों छोटे नंबर्स को मैं ऐड करूंगा तो डेफिनेटली वो इन दोनों बड़े नंबर से बड़ा होगा। उसने एक और रिजल्ट बनाया। क्या रिजल्ट बनाया? वो डी को इधर लाता है, सी को इधर लाता है। जब वो डी को इधर लाता है और सी को इधर लाता है तो एक और रिजल्ट बन जाता है। क्या रिजल्ट बन जाता है क्लास? जल्दी से देखो। जब डी को इधर लाए तो यहाँ से बनता है ए माइनस डी, और जब सी को उधर ले गए तो उधर बनता है बी माइनस सी। तो क्या आपको ये बात समझ आई? बात क्या है भाई? बात बड़ी आसान सी है कि सर जब आप ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करोगे और बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे, आई रिपीट, जब आप ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करोगे और बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो डिफरेंस भी कौन सा वाला? ये ए और डी वाला डिफरेंस बी और सी वाले डिफरेंस से छोटा होगा। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, जल्दी से सोचो, दिमाग लगाना जल्दी से, है ना। देखो मुझे क्या पता है कि ए बी से छोटा है, बेसिक सी बात, और सी डी से छोटा है। अब एक बात ऐसे सोचो, ये एक छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाया तो कहने से वो छोटा होगा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने के। क्या है कॉमन सेंस वाली बात आप समझ पा रहे हो? क्या थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप आपको ये कॉमन सा सेंस डेवलप हो रहा है। और एनीवे वो तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ना, इन इक्वेशन की हेल्प से, बेसिक से कंसेप्ट, चीज़ों को शिफ्ट करने के कंसेप्ट से। इन इक्वेशन में भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चीज़ों को उठा के रख सकते हैं। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, जो इक्वेशंस में हम क्या करते थे वही काम एटलीस्ट इन इक्वेशंस में भी किया जा सकता है। और अगर इतना क्लियर हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो इनइक्वालिटीज़ को लेकर आपको पता चली वो आप सभी को समझ आई, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं है। और अगर इतना क्लियर हुआ तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी और डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ये बड़ी ज़रूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को समझने से पहले मैं थोड़ी बातें करना चाह रहा हूँ। देखो तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ जल्दी से। एक बात बताओ ज़रा, दिमाग लगा के सोच के बोलना कि जैसे मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से मुझे कोई बोलता है कि सर जो 5 है वो 5 जो है वो लेट्स से 20 से बड़ा छोटा है। कॉमन सेंस ही बात है। अब मैं क्या करता हूँ सर, मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? थोड़ा नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं सर। जैसे 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 50, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 200। तो हाँ, जो मैं साइन यूज़ करता आ रहा हूँ वो सही है, मतलब 50 200 से छोटा है, कहानी बहुत सही चल रही है। बट क्या होगा जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे? आप सोचिए ज़रा इसी सिनेरियो में एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके, और फिर हम फिर से साथ में डिस्कस करेंगे। बट एक सेकंड का पॉज लेके आप जल्दी से सोचिए कि नेगेटिव नंबर्स अगर आते हैं तो क्या होगा। टेक अ पॉज एंड टेल मी, क्या आपने सोचा कि अगर यहीं पर अगर ये जो +10 से दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया, +10 मतलब +10 नहीं किया मैंने, 10 से लेफ्ट हैंड साइड और 10 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, इसके बजाय अगर मैंने -10 से मल्टीप्लाई किया होता तो चीज़ें कैसे बदलती? आप थोड़ा सा इमेजिन करो नंबर स्केल पर चीज़ों को, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इट विल टेक अ 360 डिग्री और 180 डिग्री टर्न एटलीस्ट। कैसे? समझो बात को। हमें पता है सर, हमें एक बात बड़ी आसान सी पता है कि सर अगर ये 5 है, ये क्या है 5, जो कि किससे छोटा है? हमने माना था 20 से, है ना। तो अगर 5 20 से छोटा था तो हमने बहुत सिंपल सा एक नंबर से मल्टीप्लाई किया और चीज़ें वही रहीं। बट अगर इसकी जगह मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता, इसकी जगह नेगेटिव नंबर ले लेता, मतलब क्या, मैं यहाँ पे भी -10 से मल्टीप्लाई करता और इधर भी सर अगर मैं -10 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता ज़रा बताओ? 5 × -10 कितना होता है? इट इज़ -50, एंड 20 × -10 दैट्स -200। और थोड़ा सा इमेजिन करो क्लास, थोड़ा सा नंबर स्केल पर आओ। सर इधर जब मैं बात कर रहा था 50 और 200 की, तो 50 यहाँ होता है, 200 यहाँ होता है, सब कुछ सॉर्टेड था। बट जब नंबर स्केल पे थोड़ा इधर चलेंगे तो यहाँ कहीं मुझे -50 मिलेगा और यहाँ कहीं मुझे -200 मिलेगा। और हमें पता है कि नंबर स्केल पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हो, आई रिपीट, जब आप नंबर स्केल पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हो
तब आपको इंक्रीजिंग नंबर्स मिलते हैं। आपको इंक्रीजिंग नंबर्स कब मिलते हैं स्टूडेंट्स? जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हो। तो जब मैं -200 और -50 में कंपेयर करूंगा तो बड़ा कौन होगा? बड़ा होगा -50 ना कि -200। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? यहाँ पे -50 -200 से बड़ा है। तो तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, मतलब प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, प्रॉब्लम तो सॉर्टेड है। आप बस उसको वर्कआउट कर लो, मतलब उसको जनरलाइज कर लो। जनरलाइज करने का मतलब है कि जब कोई कहे कि a इज लेस देन b, तो समथिंग इनटू a will also be less than समथिंग इनटू b, जब तक वो जो समथिंग है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो समथिंग पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला? मैंने बड़ी आसान सी बात कही सर, कि अगर a b से छोटा है तो बेशक k a भी k b से छोटा होगा। ये k है, हाँ, आई थिंक आपको समझ आ रहा है। जो k a है वो k b से छोटा होगा जब तक, एज लॉन्ग एज, फॉर ऑल k, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब वो सारे k, फॉर ऑल k विच आर ग्रेटर देन 0। मतलब सर जब जब k पॉजिटिव है तो जब तक ये इनइक्वालिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। मतलब जब जब इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आई? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाएगी क्लास? अगर a b से छोटा है, अगर a b से छोटा है, अगेन उल्टा भी सही होता, मतलब a ग्रेटर देन b होता तब भी वैसा होता जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा सर? जो k a है वो बड़ा हो जाएगा k b से, जो k a है वो बड़ा हो जाएगा k b से। ये इक्वल का साइन नहीं है, k a जो है वो बड़ा हो जाएगा k b से फॉर ऑल k विच आर लेस देन 0। आपको बात समझ आई? आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। पॉइंट बड़ा आसान सा है क्लास, कि जब आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड में आपने नेगेटिव साइड पे उतना लेके चले गए, उतना ही उसको और नेगेटिव में लेके चले गए, और जैसे ही ऐसा किया तो प्रॉब्लम बढ़ गई, प्रॉब्लम गड़बड़ हो गई, और प्रॉब्लम से सब कुछ बदल जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और आर यू स्टिल कन्फ्यूज्ड? आई थिंक अब चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड हैं, और यही बात वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है सुनिए ज़रा ध्यान से। एवरीवन लुक एट द स्क्रीन और इसे ध्यान से समझिए। वो कह रहा है अगर a b से छोटा है तो k a भी k b से छोटा होगा अगर k पॉजिटिव है, लेकिन k a k b से बड़ा हो जाएगा अगर k नेगेटिव है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शुरुआत से। यानी वो ये कह रहा है कि सर ये जो इनइक्वालिटी है इसमें साइन रिवर्स हो जाता है, इसमें साइन इन्वर्ट हो जाता है अगर साइड्स को मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो बेसिकली एक्सपेक्टेड होती है कि आप सबको पता हो, बट आई एम फीलिंग कि ये सारी माइन्यूट सी डिटेल्स आपको पता हो, क्योंकि जब मैं एकदम से इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ और ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही मैंने साइन इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आपके ब्रेन में एक क्लिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। इसीलिए सारी बेसिक सी माइन्यूट सी चीज़ें बताई जा रही हैं। इनको बताने का, इनको कहने का यही एक कारण है। तो अभी हम बहुत बेसिक से फाउंडेशन की चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम हर जगह हर चैप्टर में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे सब कुछ बेस, पर हम ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे अपना लेवल। तो आपने डीपीपी में फील किया होगा कि हमने क्वेश्चंस बहुत अच्छे किए। आप एमसीक्यूज़ में, आप पीवाईक्यूज़ में फील करोगे कि जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, पर वो डिराइव तो इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट से हो रहे हैं ना, इन्हीं बारीक सी डिटेल से हो रहा है। तो आपको हर फाइननेस के साथ हर न्यूएंस पता होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा डिटेल्स पता होंगी आप उतने अच्छे से क्वेश्चंस को सोच और समझ पाएंगे। या रादर जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे चीज़ों को, आप उतने अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे कि देखो ये स्टेप यहाँ इसलिए आ रही है, कोई ऐसा होता है। या फिर जब मैं कुछ रिकॉल करवाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि देखो ऐसा होता है। तो अभी जब ये बारीक सी बारीक, बेसिक से बेसिक, कॉमन सी सेम सी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इन्हें अच्छे से समझिए और इन्हें याद रखने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। अगर यहाँ तक समझ आई तो मैं बड़ी बेसिक सी बात कहना चाह रहा हूँ। आई होप ये डिस्कस करने तक की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कहे कि सर जो 3 है वो 5 से छोटा होता है, तो सोच के बताओ अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? -3 और ये -5। और जब आपने दोनों तरफ -1 यानी एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा, तो लेस देन क्या हो जाएगा भाई? ग्रेटर देन। और ये ट्रू है ना? अरे ट्रू क्यों है? क्योंकि सोचो यहाँ कहीं होगा -3, यहाँ कहीं होगा -5, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली -3। नंबर स्केल आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आओगे तो इंक्रीज होता है, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली -3। क्या आपको ये बहुत बेसिक सी बात क्लियर हो रही है? याद रखिएगा इनइक्वालिटीज में जब आप नेगेटिव साइन से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, वो इन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है।
कहानी क्लियर है तो और आगे बढ़ेंगे क्लास। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, यकीन करिए ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती है, इस प्रॉपर्टी को बहुत गलत तरीके से लोग बहुत अलग तरीके से मिसयूज़ करते हैं। आप प्लीज़ इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी क्या है पहले वो समझते हैं, फिर मैं इसको और एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। प्रॉपर्टी में लिखा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि सर जब तक ए और बी पॉजिटिव हैं, मतलब एज लॉन्ग एज ए एंड बी आर पॉजिटिव, जब तक ए और बी पॉजिटिव हैं सर बिल्कुल ए की पावर आर बी की पावर आर से छोटी होगी। बहुत सिंपल सी बात है क्लास, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो। पर जैसे ही और हाँ एक और कंडीशन कि आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर उल्टा हुआ, मतलब आर अगर लेस देन 0 हुआ तो ए की पावर आर और बी की पावर आर उल्टा हो जाएगा, मतलब ए की पावर आर बी की पावर आर से छोटी हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम खुद बेसिक सा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। ये एग्जाम्पल, मतलब ये 3 है और ये 5 है। पहली बात तो ये कि इनइक्वालिटी पॉजिटिव नंबर्स पे ही लगाना, नेगेटिव नंबर्स पे लगाने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फिर पावर इवन होगी, पावर ऑड होगी और बहुत कुछ बदलेगा। तो वहाँ पे पूरा गेम अनप्रिडिक्टेबल है, वहाँ पे चीज़ें नहीं इमेजिन की जा सकती, नहीं पता की जा सकती, वहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वहाँ पे जनरलाइज नहीं कर सकते। बट जनरलाइज कहाँ कर सकते हैं, पहली बात तो ये कि ये जो दोनों वैल्यूज़ लिए हैं आपने, ये जो ए और बी लिए हैं, ये दोनों पहली बात तो क्या होनी चाहिए, ये जो ए और बी दोनों हैं ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बोथ ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात समझ आई। ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव होना मतलब 0 से बड़े सारे नंबर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास। अगर मुझे 3 और 5 पता चले कि ये पॉजिटिव नंबर हैं तो अब 3 और 5 की जो आप पावर लोगे, देखो उसने 2 सिनेरियो बनाए थे। कौन से 2 सिनेरियो, या तो r ग्रेटर देन 0 है या फिर r लेस देन 0 है। r का ग्रेटर देन 0 और r का लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, जो ये पावर है वो पावर या तो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो जब पावर पॉजिटिव है तो वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे वो यूजुअली अभी तक बिहेव करते आई है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 3 की पावर 6 लिखूँ और 5 की पावर 6 लिखूँ तो बेसिक सी बात है सर, मतलब इसमें क्यों सोचना है सर, अगर दोनों की पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा वो नंबर छोटा, मतलब कॉमन सेंस है सर। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम्स, तो ऑब्वियसली 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम्स बड़ा होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स से। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? हाँ, पर इस बात में गड़बड़ हो जाती है। इस बात में क्या गड़बड़ हो जाती है, अगर इस 6 की जगह मैं -6 लेता, अभी भी मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि 3 और 5 तो पॉजिटिव है, मतलब मैं ये जो बेस ले रहा हूँ ये पॉजिटिव है, मतलब ये 3 ही है और ये 5 ही है। बट सोच के बताओ, अगर इन दोनों की पावर नेगेटिव ले लेता, इन दोनों की पावर में ले लेता -6 और यहाँ भी ले लेता -6, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है, जो आई अगेन बिलीव सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर a की पावर -m है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ये बेसिक सी सर्ट्स एंड इंडाइसेस सॉल्व करते वक्त आपने अलग अलग प्रॉपर्टी सीखी होगी। आई थिंक 6 स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है ना, एंड आई एम श्योर हर बोर्ड में कहीं ना कहीं सिखा दिया जाता होगा, बट 6 स्टैंडर्ड के आसपास आपने सीख लिया होगा। मतलब मेरे जहाँ तक बचपन की कहानी मुझे याद है, मेरे टीचर ने ना सिर्फ मुझे सिखाया बल्कि मेरी बुक में भी ये सब थी प्रॉपर्टी 6-7 स्टैंडर्ड, मतलब मैंने सीख ली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो आपने भी इसी के आसपास कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी सीखी होगी। तो इस बात को लेके कमेंट्स में मत लड़ना कि हमारे बोर्ड में हुई या नहीं, ये जनरली सबको पता होती है ना। काम की बात पे आते हैं। जब मैं कह रहा हूँ 3 की पावर -6 और 5 की पावर -6 को कंपेयर करो, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 6 और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 6। अब एक बात बताओ क्लास, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि जब मैं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे पास दो फ्रैक्शन है, लेट्स से a/c और एक फ्रैक्शन है a/d, है ना। फॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है। जब दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है और मुझसे कोई कह दे कि सर जो ये c है वो d से छोटा है, मुझसे अगर कोई कह दे कि c जो है वो d से छोटा है, तो सोचो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप किसी नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? वही सेम नंबर को जब आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन छोटा होगा ना। क्या आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? आप ऐसे समझो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बट हमें पता है 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6 में 5 की पावर 6 बड़ा होता है। तो जब आप किसी बड़े नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। किससे? जब उसी 1 को 3 टू द पावर 6 जैसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे। छोटा और बड़ा कौन है? 3 की पावर 6 छोटा है, 5 की पावर 6 बड़ा है। तो बड़े नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करना विल मेक इट इवन स्मॉलर। तो कहना है से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर 3 5 से छोटा है तो 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6 में भी वही रिलेशन होगा जो 3 और 5 में है, लेकिन 3 की पावर -6 और 5 की पावर -6 में रिलेशन इन्वर्ट हो जाएगा। और इन्वर्ट क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? लॉजिक आपके सामने है, क्योंकि फ्रैक्शंस में कहानी बदल गई। जब आपने पावर नेगेटिवली तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई जो आप सबने सीख रखी है,
और जैसे ही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई तो डिनोमिनेटर में वो वैल्यूज़ बढ़ गई, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो एक्चुअल फ्रैक्शन तो छोटा होता है ना। आई होप ये बात आपको पता है, बहुत बेसिक सी बात है आई बिलीव, है ना। मतलब फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के हमने बचपन में, ये तो मेरे ख्याल से मैंने 4th स्टैंडर्ड में सीखा था कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के हमने बचपन में कुछ अलग अलग तरीके सीखे थे। आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करो और उन पर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल का साइन लगाओ, है ना। तो जैसे कि मुझे क्या करना होता था, मुझे ऐसा करना होता था, मुझे ऐसा सिखाया जाता था। मैं फ्रैक्शंस कंपेयर करना सिखा रहा हूँ क्लास, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आप सभी को याद होनी चाहिए। तो अगर फ्रैक्शंस कंपेयर करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि सर लेट्स से अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम है तो कहानी बहुत सॉर्टेड है। मतलब यहाँ भी अगर मान लो b है और यहाँ भी b है, तो लेट्स से ये a है और ये c है, और कोई कहे कि c जो है वो a से छोटा है, तो सर ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है। मतलब इस नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करोगे और उसी नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करोगे, तो वो जो बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है वो बड़ा कोशेंट देगा, तो वो नंबर बड़ा होगा। मतलब जब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, कहानी सिंक में चलती है। मतलब अगर a बड़ा तो a बाई बी, c बाई बी से बड़ा। लेकिन कहानी यहाँ बदल जाती है अगर ये कुछ ऐसा होता है, a कुछ ऐसा होता है, मतलब जब न्यूमरेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये कहानी इन्वर्ट हो जाती है, और ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आई होप आप ये फ्रैक्शंस का कुछ मीनिंग निकाल पा रहे हो, इन फ्रैक्शंस को समझ पा रहे हो, और इन इक्वालिटीज़ पे जो हम जनरल बातें करना चाह रहे हो आप समझ पा रहे हो, और ये पॉइंट आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो रहा है। और अगर 6th पॉइंट सभी को समझ आया तो अब जो मैं 7th और 8th प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी फिलहाल के लिए 7th और 8th प्रॉपर्टी को थोड़े अलग तरीके से देखिए, बहुत ध्यान से समझना। ऐसा मान लो जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, है ना, एक नंबर लेते हैं लेट्स से 3, और 3 में मैं ऐड करने जाता हूँ 1/3। तुम सोच के बताओ, मान के चलो ये एक नंबर है 3 और ये है 3 का रेसिप्रोकल। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रैंडमली नंबर ले रहा हूँ और उस नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दे रहा हूँ, और एक और कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि जो नंबर मैंने लिया है, ये जो नंबर मैंने लिया है वो पॉजिटिव है। ये क्या होता है, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ऑफ ए, मतलब जितने भी ए हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। मतलब वो ए जो है सारे, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैंने ए की ली हैं ये सारी 0 से बड़ी हैं, और अगर ए सारी वैल्यूज़ जो भी ले रहा है वो 0 से बड़ी है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो पॉजिटिव है। अब बात समझो क्लास, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 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 2 से तो बड़ा ही होगा ना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ सुनना, जब मैं डिफरेंशिएशन के थ्रू मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, तब मैं प्रूव कर दूंगा कि x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा क्यों होता है फॉर ऑल x विच आर ग्रेटर देन 0। अभी मेरे लिए प्रूव करवाना मतलब आपको समझा पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए इस बात को ऐसा मान लो कि एज अ फैक्ट ये होता है। एज अ फैक्ट आप अज्यूम करते हो ना कि सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब फैक्ट तो एक्चुअल कुछ और है, सन स्टेज, मतलब सन अपने ऑर्बिट में घूमता है, सन अपनी कहानी जो भी चला रहा होता है, सोलर प्लैनेट को लेके जो भी यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, अपनी गैलेक्सी में चल रहा होता है, वो चल रहा होता है, बट सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व्स और उसके कारण दिस डे एंड नाइट हैपन। सो वी एज्यूम दिस एज अ फैक्ट, मतलब एज्यूम क्या करना है, दिस वी कंसिडर एज अ फैक्ट, है ना। सो दैट्स अ फैक्ट। सो अभी फिलहाल के लिए मान लो कि ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है क्लास? फैक्ट है कि हमारे पास 3 और 1/3 एक नंबर है, मतलब अगर एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड किया जाए तो वो मिनिमम वैल्यू जो अक्वायर करेगा वो 2 अक्वायर करेगा, बशर्ते ये जो नंबर है ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है तुम खुद सोचो। तुम सोचो भी कि अगर चलो सर मैं इसको 2 से छोटा बनाता हूँ, तो 2 से छोटा बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसको छोटा करोगे, आप 3 को छोटा करोगे। आप 3 को छोटा क्या कर सकते हो, 3 को छोटा करके क्या कर लोगे, आप 3 को मान लो छोटा करके कर भी लिया, तो आपने 3 को छोटा करते करते लेट्स से 1/3 बना लिया। तो जैसे इसको छोटा भी किया, मतलब कुछ भी छोटा बना लो, मतलब मैं 1/3 नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी रैंडम नंबर लेने को बोल रहा हूँ। मतलब मान लो आपने इसको छोटा करते करते लेट्स से 0.7 तक लिया है, तो इस तरफ वो जो नंबर लिखोगे वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, और 0.7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0.7। और ये करते ही उल्टा हो गया ना, मतलब इसको छोटा करने के चक्कर में आपने इसको बड़ा कर दिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 के अपॉन में, तो 0.7 क्या कर देगा, देखो ये तो 0.7 था, लेकिन ये क्या होगा, 0.7 का एक हटाए तो हो गया 10/7, और ये वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई थिंक मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बात बड़ी आसान सी है जनाब, बात इतनी सी है कि अगर इसको छोटा करोगे तो ये बड़ा होगा, और इसको बढ़ाओगे तो ये छोटा होगा। तो मिनिमम जो बेस्ट केस निकल के आएगा ना, वो निकल के आता है कि ये जो इक्वल होता है, मतलब ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि a + 1/2 जो वर्स्ट केस में 2 के इक्वल होता है, वो सिर्फ तब होता है जब a 1 होता है, क्योंकि सर 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। आपको बात समझ आ रही है? मतलब जैसे आप यहाँ लिखोगे 1 + 1/1 तो 2।
अब इसके अलावा आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ट्राई कर लेना, मतलब आप कुछ भी ट्राई कर लो, आप 0.1 ट्राई कर लो, आप 0.3 ट्राई कर लो, आप 7 ट्राई कर लो, आप 8 ट्राई कर लो, कुछ भी ट्राई कर लो, यू टेक एनी पॉजिटिव नंबर, a + 1/a विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 2, मतलब वो 2 से भी छोटा नहीं होगा, और वो 2 भी तब होगा सिर्फ जब a 1 होगा। क्या आपको मेरी बातें डाइजेस्ट हो पा रही हैं? मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इनइक्वालिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जेई मेंस एंड एडवांस इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत सटली, बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चंस में इंपोर्ट करता है। और जब वो जहाँ जहाँ इस तरीके से पूछता है चीज़ें, तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप कुछ ऐसा सोच पा रहे हैं, आप कुछ ऐसा दिमाग लगा पा रहे हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं जो वहाँ क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे होते हैं, तो रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, ऐसा वो एज्यूम करते हैं। चलिए थोड़ा और इस चीज़ को समझते हैं, क्लास थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं फिर से एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर इस a की जगह, मतलब a + 1/2 तो a + a/2 ही रहता, आई एम रियली सॉरी, a + 1/2 नहीं, a + 1/a, ये यही रहता। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो a है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो a है नेगेटिव है, मतलब जो ये a है वो <0 होता। अगर ये a नेगेटिव होता, उस केस में a + 1/a बस अपना इतना सा बिहेवियर चेंज करता कि ये -2 से हमेशा छोटा होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्लास, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, वो या तो हमेशा 2 के इक्वल या 2 से बड़ा है, या फिर वो हमेशा -2 के इक्वल या उससे छोटा है। कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स? a + 1/a, वही एक्सप्रेशन a + 1/a। बशर्ते जब यहाँ पे a + 1/a लिया है, तो ये a + 1/a में जो सारे a हैं वो पॉजिटिव हैं, और इस a + 1/a में जो सारे a हैं वो क्या हैं भाई? नेगेटिव। ये बातों को आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही a नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल और उतना छोटा हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको बड़ा करोगे तो उतना छोटा होगा, या फिर अगर आप इसको छोटा करोगे तो उतना बड़ा होगा। तो अगेन बात वहीं बैठेगी, अगर आप बस दोनों नेगेटिव है तो दोनों का सम -2 होगा मिनिमम। और क्या आप गेस या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि दोनों का सम -2 कब होगा? क्या आप सोच पा रहे हो? जल्दी से दिमाग लगाओ, अभी डिस्कस किया था क्लास, बताओ -2 कब होगा? आई होप आपने लिखा होगा कमेंट बॉक्स में कि a + 1/a -2 रिजल्ट देगा जब a की वैल्यू कितनी होगी? -1, क्योंकि जैसे ही लिखा तो -1 + 1/-1, और आई होप ये बताने की जरूरत नहीं होगा, -1 दैट्स -2। तो ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है जब a क्या हो जाता है? -1, और जब a हमारा पॉजिटिव था तो जब a 1 होता है तब ये इनइक्वालिटी अगेन इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ आ रहे हैं, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और इक्वालिटी मतलब इक्वल साइन, इक्वेशन। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। एक और टर्म होती है आइडेंटिटी, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तब हम आइडेंटिटी को समझेंगे। फिलहाल आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। एक बार जल्दी से इन प्रॉपर्टीज़ को देखिए, यही वो प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से समझी हो तो। प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले क्या देखी थी? जल्दी से देखो, हमने एक प्रॉपर्टी तो सबसे पहले ये समझी थी कि क्या थी भाई? f ऑफ x। अब देखो जो मैं a लिख रहा था उसको क्या बोलता है? वो f ऑफ x, और उसने मान लिया कि जो f ऑफ x है वो क्या है? उसने वही बोल दिया, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर f ऑफ x = 1। इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वही बात है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो कह रहा है सर कि जब जब f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब जब वो a पॉजिटिव है, तब तब f ऑफ x और f ऑफ x का रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। यही बात हमने पढ़ी है। और जब जब f ऑफ x और f ऑफ x का रेसिप्रोकल, ऑब्वियसली जब कब? जब f ऑफ x नेगेटिव है, ये हमेशा -2 के इक्वल या उससे छोटा होगा, -3, -4, -4.5, -6, ऐसा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और ये इक्वालिटी ट्रू है, दिस इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी होल्ड्स मतलब ये इनइक्वालिटी जो है ये लेस देन इक्वल टू का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है अगर f ऑफ x क्या हो जाए? 1, और यहाँ पे ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है जब f ऑफ x क्या हो जाए? -1। आई होप ये बात बहुत अंडरस्टूड सी बात है, ये बात आप सभी को समझ आई और इस बात में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। क्या चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर वो वैल्यू जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन इन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी क्या, कि अगर किसी वैल्यू को किसी पावर तक रेस किया जाए तो अगर वो, पहली बात तो ये दोनों वैल्यू जो दोनों बेस हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये बेस नेगेटिव है ना तो आपके लिए चीज़ें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आप सोचो अगर यहाँ -3 होता है, -5 होता तो पावर इवन होती तो सब कुछ सॉर्टेड होता, लेकिन पावर ऑड होती तो चीज़ें प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता, मतलब बहुत जनरलाइज करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा जब ये इनइक्वालिटीज़ ले रहे हो ना, ये ग्रेटर देन लेस देन में पावर वाला जो सिनेरियो है, तब आप ये इंश्योर करिए कि ये जो ए और बी हैं, जो बेस हैं, वो हमेशा क्या हो? पॉजिटिव। यही बहुत बेसिक सी बात है। तो आई होप हमने डिस्कस किया था कि जब ए और बी आपकी दो वैल्यूज़ हैं उन्हें पावर आर तक रेस किया जाए
तो अगर पावर r पॉजिटिव है तो a टू द पावर r b टू द पावर r से भी छोटा होता है अगर a b से छोटा है तो। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, अगर r नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है तो a टू द पावर r b टू द पावर r से बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फिर रेसिप्रोकल में चला जाता है। और आई होप हमने डिस्कस किया था कि वो बड़ा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को छोटा बना देगा और छोटा डिनोमिनेटर एक्चुअली फ्रैक्शन को बड़ा बना देगा। बात आई होप आपको याद आई होगी जो हमने पढ़ी थी। इसके अलावा ये दोनों प्रॉपर्टीज प्लीज याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी बिलीव मी बहुत ज़रूरी है। a प्लस 1/a की तरह याद रखना, a प्लस 1/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर a पॉजिटिव है, और ये इक्वालिटी बन जाती है अगर a 1 है, यानी a प्लस 1/a 2 बन जाता है। सिमिलरली a प्लस 1/a will always be less than equal to -2 for all a which are negative, और अगेन इक्वालिटी बन जाता है अगर a -1 है, नहीं a 1 ही है। मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, हाँ मैंने सब सही पढ़ा है, बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है, आई थिंक बिल्कुल सही पढ़ा है। यहाँ पे a क्या होगा क्लास, 1 नहीं होगा, यहाँ पे a -1 होगा, हमने सही ही पढ़ा था, तो ये हो जाएगा -1 दैट्स -2। बस मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने शायद आपको a की वैल्यू 1 बता दी है इस तरफ भी। अरे तो कंडीशन ही है ना कि a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, और अगर a नेगेटिव है तो a तो -1 ही होगा ना। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आई। मैं बस एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं बताया, हाँ बिल्कुल सब सही चल रहा है। तो आई थिंक अभी तक हमने जो पढ़ा ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हम अब शुरू करेंगे लॉगरिथम्स। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू इट वंस एंड देन विल स्टार्ट दिस, गो थ्रू इट। आई होप आपने लॉगरिथम को पढ़ रखा है। लॉगरिथम एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस, आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, नहीं भी पता है तो लॉगरिथम के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की थी, आई होप आपको याद होगा। फिर भी अगर नहीं याद है तो एक स्टैंडर्ड से मैनर में लॉगरिथम समझते हैं कि लॉग बनता कैसे या होता क्या है। तो लॉग बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, लॉग के बहुत स्टैंडर्ड से फॉर्मूले जो आई होप आपने पढ़ रखे हैं, फिर भी हम सब पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला सिनेरियो होता है ना, जब पावर्स में चीज़ें हों तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लॉग इंट्रोड्यूस किया। यानी हमने क्या किया, जैसे मुझे कभी कुछ ऐसा दिखे कि सर ये जो a टू दी पावर x है अगर ये m के इक्वल है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिया तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंट को, इस पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस पावर से मुक्ति पाने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m। अच्छा, इसमें एक और कंस्ट्रेंट है, एक और प्रॉब्लम है कि हमें बेस डिफाइन करना होता है। मैं लॉग फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि बेस क्या होता है, बेस कहाँ से कहाँ तक होता है, बेस इतना ही क्यों होना चाहिए, ये फंक्शन है तो इसका एक ग्राफ कैसे बनेगा, ये बेस होने पे ग्राफ क्यों कैसा बनेगा, या ये बेस क्यों नहीं ले सकते, इसका ये डोमेन क्यों है, हम हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ लॉग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो बस मैं एक स्टैंडर्ड सी सिंपल सी डेफिनेशन लेना चाह रहा हूँ कि लॉग ऐसा होता है और ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि जो अलग अलग ऑपरेशंस है ना, ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हमने पढ़ी, जो भी हमने चीज़ें सीखी, जैसे अब हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अब अलग अलग क्वेश्चंस करते बनने लगेगा। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ हो रही होंगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। तो जल्दी से देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमने लिया लॉग दोनों तरफ, और लॉग लेते वक्त आपको बेस डिफाइन करना होता है। तो मैंने मान लिया कि मैंने जो लॉग का बेस लिया है वो लिया है a। अब जैसे ही आपने लॉग का बेस a लिया है तो आई होप आपको ये बात पता है कि आप क्या करने वाले हो। अब आप दोनों तरफ जब लॉग लिया है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग a की पावर x, तो ये मैं x को फ्रंट में ला सकता हूँ। क्या आपने प्रॉपर्टी सीखी है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, मैं इसे लिख सकता हूँ x log a बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस a। मैं बस एक छोटी सी बात सिखाना चाह रहा हूँ क्लास, मैं छोटी सी बात क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है तो उसको लॉग में कैसे लिखते हैं, अगर एक लॉगरिथमिक फॉर्म दी है तो उसको एंटी लॉग से कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी याद रही ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, लॉग a बेस a, और आपको ये प्रॉपर्टी आई बिलीव बहुत अच्छे से पता है कि लॉग a बेस a 1 होता है, और अगर लॉग a बेस a 1 होता है तो ये प्रॉपर्टी, ये पार्ट 1 हुआ, ये रहा x, तो x इज इक्वल्स टू log of m at base a। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो रिजल्ट बड़े क्रूशियल हैं। दो रिजल्ट कौन से बड़े क्रूशियल हैं, एक तो ये कि a टू द पावर x m था, और एक रिजल्ट जो x है वो log m बेस a के इक्वल है। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, एक रिजल्ट आपके सामने डिराइव करवाया गया है। वो रिजल्ट क्या है क्लास, ध्यान से सुनिए कि सर इस a को अगर पावर x तक रेस किया जाए,
सर अगर इस a को पावर x तक रेस किया जाए, ये जो बेस है a, इसे इस पावर x तक रेस किया जाए तो दैट रिजल्ट्स इनटू दिस m, मतलब a को अगर पावर x तक रेस करो तो वो किसके इक्वल होता है, m के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसा दिखे तो आपको ऐसा लिखते आना चाहिए। IDG मेंस और एडवांस में आप फटाफट इससे ये फॉर्म और इससे ये फॉर्म ले आएँ, ये हमारे लिए बड़ा कंसर्न है। इंटरमीडिएट स्टेप्स तो हम हमेशा डिराइव करने के लिए अपने साथ रख ही सकते हैं, बट आप प्लीज़ ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर मैं रिजल्ट याद रखवाना चाहूँ तो मैं एक ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए आपसे कोई कहे कि लिखा हुआ है log a बेस b इज इक्वल टू c, किसी ने क्या लिख दिया, log ऑफ a एट बेस b इज इक्वल टू c। तो हमने अभी क्या सीखा क्लास, हमने ये सीखा कि मैं करूंगा इस बेस b को पावर c तक रेस, मैं क्या करूंगा, इस बेस b को पावर c तक रेस, और उसे मैं किसके इक्वल रख दूंगा, बेस b व्हेन रेस टू पावर c रिजल्ट्स इनटू दिस a, मतलब वो किसके इक्वल होगा, a के। मतलब ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। मतलब जब आप देखें कि log a बेस b c के इक्वल है तो आपको दिखना चाहिए कि मैं लिख पाऊं कि b की पावर c a के इक्वल है। आपको हमेशा ये बात कन्वर्ट करते, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखते आना चाहिए। अगर ऐसे लिख पाओगे तो आप लॉगरिथम बहुत अच्छे से इजीली समझ पाओगे। अब लॉगरिथम होता क्या है क्लास, लॉगरिथम बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन है। अभी फिलहाल मैं ग्राफ बना रहा हूँ, घबराना मत ऐसा कैसे बना, बस देख लेना। वो ग्राफ कैसे बनता है, क्यों बनता है, हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस उस ग्राफ को समझ लो कि ग्राफ ऐसा दिखता है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। लॉग फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, ये वैल्यूज़ क्या होती है, प्लॉट करने पे कैसे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, फिर उनको कनेक्ट करने से वो लोकस कैसे बनता है, लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सब चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब थोड़ा और हम फंक्शंस को पढ़ लेंगे, जब हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये बात समझाने भर के लिए मैं कुछ थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, या चलो बात निकली है तो कर ही लेते हैं, है ना। छोड़ो ये सब, डिस्कस करनी है ना तो करते हैं। देखो ऐसे समझो क्लास, बात को, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना। मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है सर कि मैंने क्या किया, मैंने लिखा, ध्यान से सुनो, log x इज इक्वल टू वाई ऑन बेस a। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैंने क्या लिया, log ऑफ x एट बेस a विच इज इक्वल टू y, विच इन रियलिटी इज हाउ मच, विच इन रियलिटी इज नथिंग। मैं क्या सीख चुका हूँ क्लास कि मैं लिख सकता हूँ इसे, मैं इसे लिख सकता हूँ कि सर इस a को अगर y पावर पर रेस किया जाए, इस a को अगर y पावर पर रेस किया जाए, सो दैट इन दैट केस इट रिजल्ट्स इनटू दिस x। यानी हमने ये सीखा है कि a की पावर y क्या होती है भाई, a की पावर y x के इक्वल होती है। अब कुछ प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ कि a क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है और x क्या हो सकता है। आई रिपीट, मैं आपको क्या समझना चाह रहा हूँ कि a क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है और x क्या हो सकता है। मतलब हमने यहाँ कोई एक्सप्रेशन लिखा, उसके थ्रू मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सोचो ज़रा ध्यान से। पहली बात तो ऐसे समझो क्लास, y के साथ प्रॉब्लम ये है, मतलब log को जब डिफाइन किया गया, log एज अ फंक्शन डिफाइन किया गया, सो दे इन शॉर्ट कि सर हम हमेशा y जो रखेंगे ना, वो कुछ भी होना होगा चलेगा, मतलब y का कुछ भी होना होगा चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि आप कोशिश करना कि आप x को नेगेटिव ना बनाओ। आप बनाओगे कैसे, वो बनेगा ही नहीं। आप ऐसे समझो, पहली बात तो एक बात बताओ, a कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे समझो, a कुछ भी हो सकता है, लेकिन a हम कुछ भी होना नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे या डेफिनेशन को या इस फंक्शन को या इस एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए या कॉम्प्लेक्सिटीज अवॉइड करने के लिए हमने ये इंश्योर किया कि सर पहली कंडीशन तो ये कि a जो हमेशा होगा वो 0 से बड़ा होगा। प्रॉब्लम ये थी कि अगेन आपको याद है हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी अभी कि सर अगर a लेस देन b है तो a टू द पावर r भी b टू द पावर r से छोटा होता है फॉर ऑल r विच आर ग्रेटर देन 0। याद आया आपको? आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद आई। ये प्रॉपर्टी बताने या रिकॉल करवाने का मोटिव ही यही है कि हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि ए और बी जो है वो हमेशा 0 से बड़े हों, मतलब ये पॉजिटिव हो। मतलब जब आप ये एक्सप्रेशन, ये पावर वाला गेम में आ जाते हो ना, जब आप ये इसको किसी पावर तक रेस करने वाले गेम में आ जाते हो, तो आप जस्ट ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्लीज ध्यान से समझिए, जहां जहां ये बेस पे नेगेटिव बात आने लगी ना, जब जब बेस नेगेटिव होने लगे तो चीजें बहुत अनइवन, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करेगी, मतलब वहां पे जनरलाइजेशन मुश्किल होगा। इसलिए उस कॉम्प्लेक्सिटी को, उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हमने ये श्योर किया कि हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और जो हम बेस ले रहे हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव कर लेते हैं। मतलब कम से कम मैं इस बात से तो कन्फर्म्ड हूँ, अश्योर्ड हूँ कि ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी 0.3, इट कैन बी 7, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब एक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ग्रेटर देन 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। ये समझ आते आते एक बात और सेंस डेवलप करिए आप,
बहुत ध्यान से, कि हम a को 1 लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बहुत ही जल्दी थोड़ी सी ही देर में ये एक्सप्लेन करूंगा कि a को 1 लेना क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़रा सोच के बताओ क्लास, एक सेकंड के लिए ज़रा सोच के बताओ, अगर आपने लॉगरिथम की डेफिनेशन में a को 1 बना दिया होता तो प्रॉब्लम समझना थोड़ी देर के लिए। एक बात बताओ, देखो इधर 1 की पावर 5 क्या होती है? 1। आप क्या लिख रहे हो यहाँ से? आप लिख रहे हो सर 1 की पावर 5 होती है 1। अच्छा और सोचो, एक और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 1 की पावर 7 भी क्या होती है? 1। आपने एक एजम्पशन पे काम कर लिया, आपने a की वैल्यू 1 ले ली, है ना, मान लेते हैं a की वैल्यू 1 ले ली। तो सोच के बताओ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा? a। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? y। और ये जो इस तरफ लिखा हुआ है, वो क्या है? x। अब मैं उसे वहाँ फिट करता हूँ आपके अकॉर्डिंग। यहाँ से जल्दी से देखो, तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं ऐसा 1 ले लूँगा तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसका RHS 1 है और इसका भी RHS 1 है, तो इसका LHS क्या है? 1 की पावर 5 और इसका LHS क्या है? 1 की पावर 7। मतलब आपने 1 की पावर 5 और 1 की पावर 7 को इक्वल कर दिया। अभी तो मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, वैसे ऐसा सब कुछ कर नहीं सकते आप। 1 की जब पावर बेस 1 हो तो आप ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकते। तो आप ऐसा मान लो सर कि देखो सर, दोनों के बेस सेम है और दोनों के बेस सेम है, तो 5 तो 7 के इक्वल हो गया। ये जो आपने एक्सप्रेशन सॉल्व किया ना, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल एरर्स हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल फ्लॉज हैं। मतलब आप बेस को ऐसे नहीं ले सकते। तो जब बेस में चीज़ें बदलती हैं ना, तो आप ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं ले सकते। ऐसे ही नेगेटिव में बहुत इनकंसिस्टेंसी आती है। जब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भी ऐसी इनकंसिस्टेंट ही आएगी। आप किसी भी नंबर को किसी के भी इक्वल प्रूव कर दोगे, मतलब मैथ्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मैथ्स के रूल्स वायलेट या ब्रेक होने लगेंगे। इसीलिए ये कुछ कंस्ट्रेंट्स रखे गए कि ए, पहली बात तो नेगेटिव मत लेना और ए को 1 मत लेना। देखो, अगर ए को 1 लेता तो यहाँ पे क्या हो जाता, समझो बात को। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? log x, तो उस तरफ क्या है? वो x। मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? log 1 एट बेस ए बेस क्या हुआ? 1, है ना, वो किसके इक्वल होता? 5 के। और इस डेफिनेशन से क्या लिखते हैं आप यहाँ से लिखते हैं log 1 एट बेस 1, जो कि कितना होता है? 7। अरे ये तो लिखा है, जब 1 को 5 पे रेस किया तो 1 आया, जब 1 को 7 पे रेस किया तो 1 आया। तो log 1 बेस 1 एक तरफ 5 है, log 1 बेस एक तरफ 7 है, तो आपने तो 5 और 7 को इक्वल कर दिया। तो प्रॉब्लम समझ आ रही है? जैसे ही बेस 1 ले लेंगे, मैथ्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मैथ्स के रूल्स ब्रेक या वायलेट होने लगेंगे। तो हम ये इंश्योर करेंगे सबसे पहली चीज़ कि हमारा बेस जो है वो 1 ना हो। क्या आपको ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन समझ आ रही है? तो जब जब मैं ये लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ क्लास, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने 2 चीज़ें लिखी हैं। हमने क्या 2 चीज़ें लिखी हैं? हमने लिखा कि सर log x बेस a जब हो, जो कि y के इक्वल हो, तो मैं ये करूँगा सबसे पहली चीज़ तो कि सर मैं इसे a को y पावर तक रेस करूँगा तो वो x में रिजल्ट होगा, यानी मैं लिखूँगा a की पावर y इज इक्वल टू x। तो 2 कंडीशंस अभी तक हमने निकाली या डिराइव की कि पहली बात तो a हमेशा पॉजिटिव होगा एंड a जो है वो 1 नहीं होगा, वो पॉजिटिव 1 प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा। आई होप आपको ये दोनों बातें याद रहेंगी, है ना। अब अगला रिजल्ट ज़रा सोच के बताओ क्लास, बस खुद से दिमाग लगा लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, a एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कुछ भी, जैसे मैं कह रहा था 0.3, है ना, 7, 8, 9 कुछ भी है। अब मैं इसकी कुछ भी वैल्यू रखूँ, मतलब मैं इसकी कुछ भी वैल्यू रखूँ, मतलब कुछ भी रखूँ, मतलब मैं इसकी वैल्यू 2 रख दूँ, इसकी पावर में -3 रख दूँ, इसकी पावर में 90 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ। तुम्हें समझ आ रहा है? पावर नेगेटिव हो, इवन हो, ऑड हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, इस एक्सप्रेशन की जो भी पावर होने वाली, भले या तो ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉजिटिव, और एक्सप्रेशन की अब जो भी पावर है, आई होप मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अगर मैं ए नेगेटिव ले लेता और पावर्स भी नेगेटिव लेने लगता तो एक नेगेटिव नंबर की नेगेटिव पावर चल जाती, एक नेगेटिव नंबर की फ्रैक्शन पावर कैसे चलती, एक नेगेटिव नंबर की नेगेटिव रैशनल पावर्स कैसे चलती। तो उस तरह की जो अजीब अजीब इनकन्सिस्टेंसी आती जब हम जनरलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हमने इंश्योर किया कि ए साहब पहले तो पॉजिटिव कर दो। आप ऐसे ही हर कुछ मत करो, क्योंकि लॉग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लॉग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने लॉग को सॉर्ट आउट किया। तो लॉग को सॉर्ट आउट करते वक्त पहले तो ये डेफिनेशन दी गई कि सर एक काम करिए, आपका जो बेस है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखिए। बेस यानी ये जो बेस है जिसको आप किसी पावर तक रेस करते हो। दूसरी बात, इसको 1 मत होने देना, मतलब मैथ्स के अगर 1 हो गया ना तो मैथ्स की इनकन्सिस्टेंसीज आ जाएंगी, मैथ्स ब्रेक होने लगेगा, मतलब मैथ्स के रूल्स वायलेट होने लगेंगे। तो पहली चीज़ तो ये। अब एक बात समझो, अगर आपने ए को पॉजिटिव रखा है और 1 नहीं रखा है, और अब ए को पॉजिटिव और 1 रखा है, मतलब कुछ भी रख लिया, 0.3, 7 या 8 कुछ भी, तो इनको किसी भी पावर तक रेस करो सर, इनको किसी भी पावर तक रेस करो, ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही देंगे। देखो कैसे, क्योंकि 0.3 की पावर 2 क्या होगा? 0.3 इंटू 0.3, तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। 7 की पावर -3 क्या होगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/7 का क्यूब, और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। 8 की पावर 90 क्या होगा? कुछ ना कुछ पॉजिटिव। तो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दीज ऑल नंबर, any positive number raised to any power, positive, negative, fraction, any power, will result into something positive.
will result into something positive means x क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। मतलब एक और कंक्लूजन यहां से निकल के आ रहा है कि सर x को भी क्या होना होगा ग्रेटर देन 0। x will by default eventually result into a positive value। x anyway पॉजिटिव आएगा, अभी जस्ट मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बस फर्क इतना आएगा कि जब जब ये a जो है, जब जब ये जो बेस है अगर ये 1 से छोटा हुआ तो चीजें उल्टी होंगी, मतलब लॉग का ग्राफ उल्टा बनेगा, और जब जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ कुछ और बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक बार और समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो बेस हमारा भी फंक्शन क्या था क्लास, हमारा फंक्शन था log ऑफ x एट बेस a इज इक्वल टू y। बहुत ध्यान से सुनना, log ऑफ x एट बेस a इज इक्वल टू y। तो हमने क्या किया, हमने लिखा सर कि जो हमारा बेस है, हमारा जो बेस a है वो ग्रेटर देन 0 है, बट मैं अभी 1 के इक्वल तो नहीं रख रहा ना, तो मैं a को 1 तक रख ले रहा हूँ। तो a को जब 1 तक रखा तो हमारी ये कंडीशन क्या है कि हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। कैसा लिख लेते हैं क्लास, हम a को y तक रेस करते हैं ताकि a टू द पावर y किसके इक्वल हो, x के। तो मैं लिखता हूँ a टू द पावर y x के इक्वल। अब a एक वैल्यू है, a एक वैल्यू है, a एक रैंडम से कोई भी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्व करने के लिए मैं a को ले लेता हूँ 0.3, तो मैं ले लेता हूँ 0.3। आप सोच के देखो 0.3 की वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब 0.3 की मैं वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, अलग अलग वैल्यूज लेते जा रहा हूँ। सोच के बताओ, जब मैं 0.3 की वैल्यू लेता हूँ लेट्स से -8, तो 0.3 की वैल्यू -8 होती क्या है, 0.3 की वैल्यू -8 होगी 1/0.3 की वैल्यू 8। क्या आपको ये बात पता है कि -1 से 1 के बीच के नंबर्स की जब आप पावर्स लेते हो, मतलब आप 0 से 1 के बीच की नंबर्स की पावर लेते हो, जब इन छोटे नंबर्स की पावर लेते हो तो पावर जितनी ज़्यादा बड़ी होती है नंबर उतना ही छोटा होता है। क्योंकि जब आप ये 1 से छोटे नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हो, -1 और 1 के बीच के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो ये नंबर्स और छोटे होते चले जाते हैं क्योंकि डेसिमल प्लेस और बढ़ता चला जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि न्यूमरेटर फिक्स है 1 और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? आई होप मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही फ्रैक्शन बड़ा हुआ तो मैं क्या बिहेवियर देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बिहेवियर देख रहा हूँ कि y की जितनी छोटी वैल्यू x की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। क्या ये लाइन आपको समझ आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक y की बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेट्स से 0.3, बेस तो हमारा फिक्स है a। अब 0.3 की पावर ले लेता हूँ मैं लेट्स से +8, तो 0.3 की पावर अगर +8 ली तो क्या हो जाएगा 1/, आई एम रियली सॉरी, इट विल नॉट बी 1/, इट विल बी 0.3 की पावर 8। अब 0.3 की पावर 8 कितनी छोटी होगी, मतलब यहाँ पे 0.3 डिनोमिनेटर में था, तो 1 के अपॉन में बहुत छोटी वैल्यू विल बी समथिंग रियली बिग, पर ये तो सीधे सीधे बहुत छोटी वैल्यू। आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट कि 0.3 की पावर -8 और 0.3 की पावर 8 में जो बड़ा होगा वो कौन होगा, वो ये होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हमने डिस्कस किया था a और b, a की पावर r और b की पावर r। क्या आपको ये याद आ रहा है? अब बस मेरा ये कहने का मतलब है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि सर जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाओगे x की वैल्यू घटती चली जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे x की वैल्यू घटती चली जाएगी। क्या इस बेसिस पे मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? मैं थोड़ा सा इमेजिन कर सकता हूँ कि x एक्सिस पे चीज़ें कैसे हो रही होंगी तो y एक्सिस पे कैसे बिहेव कर रहा होगा। थोड़ा सा सोचिए, एक बार खुद से दिमाग लगाइए, फिर हम आगे खुद से डिस्कस करेंगे एक साथ। बट पहले आप खुद से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करिए इस पूरे पर्टिकुलर कंसेप्ट को देखकर इमेजिनेशन के साथ। आई होप आपने अब तक इतना विजुअलाइज किया कि log x का ग्राफ कैसा दिख रहा होगा अगर हमारा बेस 0 से 1 के बीच है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो जल्दी से विजुअलाइज करेंगे। हम किस फंक्शन को प्लॉट करना चाह रहे हैं क्लास? हम एक a टू द पावर y इज इक्वल टू x, जिसे हम एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। हम इसे कैसे देख रहे हैं क्लास? हम इसे देख रहे हैं log x एट बेस a विच इज इक्वल टू y। और हमने एक बात बड़ी अच्छी से समझी कि ये सर जो a है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन अभी हम एक अलग सिनेरियो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पर a जो है वो 0 से 1 के बीच है। तो आई होप आपको ये बड़ी बेसिक सी बात समझ आ रही है कि सर अगर ये जो बेस है, अगर ये बेस जो है वो 0 से 1 के बीच है, मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो आप इसे जितनी ज्यादा पावर तक रेस करेंगे वो फाइनली उतनी ही ज्यादा छोटी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो log x का एक मोटा मोटा कर्वेचर, एक अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ में आपको दिखा दे रहा हूं कि देखो ये ग्राफ ऐसा दिखता है। घबराना मत, अगर ये नहीं समझ आए तो log x एज अ फंक्शन जब हम पढ़ेंगे, जब हम log x की डोमेन, log x का रेंज, अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे तब और समझेंगे। अभी फिलहाल बस ऐसे समझ लो कि log x का ग्राफ
log x का ग्राफ कैसा दिखेगा। पहली बात तो ये कि हमने रियलाइज किया था कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो कहना है इसे ये हमेशा y एक्सिस के, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी द x एक्सिस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर चूंकि x हमेशा पॉजिटिव है और x हमेशा पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के हमेशा वो राइट हैंड साइड ही लाई करेगा, कौन, द ग्राफ ऑफ log x। इसके अलावा हमें ये पता है कि सर y को लेने को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब y आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो। बस इतनी सी बात थी कि सर y जितना बड़ा होगा x उतना छोटा होगा। आई रिपीट, y जितना बड़ा होगा x उतना छोटा होगा, तो एक इनवर्स रिलेशन है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। मतलब पहली चीज तो ये कि क्या आपको ये बात पता है कि log 1 0 होता है। अच्छा सोच के बताओ log 1 0 क्यों होता होगा, log 1 0 क्यों होता होगा, सोचो। मैं एक पहले वैल्यू रख देता हूं, देखो मैं कह रहा हूं कि सर log ऑफ 1 एट बेस a इज 0। मैं ऐसा क्यों कह दे रहा हूं, तुम खुद सोचो कि सर आप किसी भी वैल्यू को 0 पावर तक रेस करो तो वो 1 ही तो होता है। क्या आपको ये बात समझ आई कि a की पावर 0 1 होती है, तो log ऑफ 1 मतलब log 1 एट एनी बेस इज ऑलवेज 0। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज, बस हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया कि सर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे आप x एक्सिस पे उधर जाते जाओगे, उल्टा बोलता हूं मैं उल्टा ऐसे बोल देता हूं, ऐसे समझो कि सर जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाओगे, देखो इधर क्या होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हो सर, वैसे वैसे x की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। देखो पहले x की वैल्यू कितनी बड़ी थी, मतलब y की किसी बहुत छोटी वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू बहुत बड़ी थी, लेकिन y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है x की वैल्यू छोटी होती जा रही है। और ऐसा पैटर्न क्यों दिख रहा है, आई होप आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है। ये पैटर्न हमें सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर ये जो बेस है ये 0 से 1 के बीच लाई करता है। क्या इसी बेसिस पे एक और रिजल्ट डिराइव किया जा सकता है, जल्दी से सोचो। अगर यही कहानी होती a टू द पावर y इज इक्वल टू x, यानी ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। रियलिटी में कहानी क्या है, रियलिटी में कहानी है log ऑफ x एट बेस a इज इक्वल टू y। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, सिनेरियो थोड़ा सा इसलिए चेंज हो जा रहा है कि अब जो हमारा बेस है सर वो 1 से बड़ा है। मैंने क्या बोला, अब जो हमारा बेस है वो 1 से बड़ा है, और ये बड़ी सॉर्टेड सी कहानी है। जब बेस 1 से बड़ा हो ना तो log का फंक्शन बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शन मैनर में बिहेव करता है। इसका मतलब है, खुद सोचो, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, तुम खुद सोचो। मैं एक रैंडम सा एग्जांपल लेके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं एक बेस ले लेता हूं, मैं a की वैल्यू फिक्स कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने बेस ले लिया है 3, तो मैंने बेस लिया 3। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि y की वैल्यू लेता हूं मैं लेट्स से 4, तो 3 की पावर 4 है ना, और मैं एक बार y के लिए लेता हूं 5। अगर मैंने y की वैल्यू ले ली है 5, तो अगर आप y बढ़ा रहे हो, मतलब 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो 3 टू द पावर 4 भी छोटा होगा 3 टू द पावर 5 से। ये हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है अभी फिर कुछ स्लाइड्स पहले। तो आपको ये सेंस डेवलप हुआ कि सर जब बेस 1 से बड़ा हो, यानी जो a है ये 1 से बड़ा हो, तो log का फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती है। मतलब मुझे कहना उल्टा चाहिए, पर अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि सर जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे y बढ़ेगा, अगर बेस 1 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब जब आप log x का ग्राफ बनाओगे तो आपको ये समझ आ रहा है कि log x के ग्राफ के 2 वर्जन है। इसके 2 वर्जन है। कौन से 2 वर्जन, सर पहला वर्जन तो ये कि log x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, कब, जब बेस जो है हमारा 0 से 1 के बीच होता है। लेकिन सर log x का ग्राफ अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न चेंज करता है। कैसे चेंज करता है सर, log x का ग्राफ कुछ और दिखता है, कुछ और कैसे दिखेगा, ध्यान से सुनिए। ये आपका रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, और एनीवे log ऑफ 1 मतलब log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है। कहानी वही है, देखो जल्दी से मैं थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश करूं तो मैं क्या कह रहा हूं, 3 की पावर 0 क्या होगा 1, ऑब्वियसली किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप लिखते हो सर log ऑफ 1 एट बेस 3, तो ये कितना होगा 0। आई होप ये कन्वर्जन आपको आप सीख चुके हो, आपको ये आने लगा है कि आप कैसे लिखते हो। आई होप ये बात आपको याद है, हमने कुछ ही स्लाइड्स पहले डिस्कस किया है कि सर अगर इस 3 को 0 पावर तक रेस करें सो इट शुड रिजल्ट इनटू दिस 1, और यही तो यहाँ लिखा हुआ है। क्या आपको ये दिख रहा है, अगर इतना दिख रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्या मैं log x का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं तब जब x और y के साथ सिनेरियो ये है कि a जो है हमारा 1 से बड़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे x और y, यानी अब जो log x का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन ये 1 पर जो x की वैल्यू 1 होगी वहां पे y तो 0 होगा, अभी डिस्कस किया, लेकिन इस बार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि सर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, और ऑब्वियसली ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि x हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप इसकी कुछ भी वैल्यू रखो
इसकी नेगेटिव पावर भी रखो, इसकी पॉजिटिव पावर भी रखो, इसकी जीरो पावर भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो साइड है हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर ये साइड हमेशा पॉजिटिव है मतलब हमेशा वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड लाई करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पर ही ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। और जरा आसान सी बात क्या कि अगर y की छोटी वैल्यू है तो x की भी छोटी वैल्यू, अगर y की वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो x की भी बड़ी वैल्यू, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये टर्म क्या होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये अभी कुछ ही देर में हम पढ़ेंगे। मैं कुछ थोड़ी सी आगे की चीजें डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि मैं लॉगरिथम को आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूं। आई होप आपको लॉग फंक्शन का बिहेवियर समझ आ रहा है कि सर जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे देखो x भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे देखो ये अगर एक x की कोई वैल्यू है तो यहाँ पे y की वैल्यू ये है, लेकिन अगर इस x की वैल्यू के लिए देखूंगा तो देखो y की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो log x का फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसा होता है, मतलब वो कर्वेचर कैसा बनता है, ये डिसाइड करता है या ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है। क्या आपको log फंक्शन समझ आया? आपको log फंक्शन का ग्राफ समझ आया? और अगर आपको log फंक्शन का ग्राफ समझ आया तो हम वापस आते हैं log की प्रॉपर्टीज पर। हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, देखो ये प्रॉपर्टीज ना अब तुम्हें और अच्छे से समझ आएंगी। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। अभी तक हमने जो बेस को लेके अलग अलग इनइक्वालिटीज को लेके जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की उनको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम समझेंगे लॉगरिथम। तो आई होप अब जब आपने लॉग का ग्राफ, लॉग का फंक्शन, लॉग की लॉग की एक बेसिक फंक्शनैलिटी कि लॉग डिराइव कहां से हुआ, लॉग का एक्चुअल कंसेप्चुअलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब लॉग फंक्शन बना तो बना क्यों और रादर ये कैसे बना, तो अगर अब मैं जब ये प्रॉपर्टी समझाऊंगा तो शायद आपको और अच्छे से समझ आए। दैट वॉज द होल आइडिया बिहाइंड एक्सप्लेनिंग ऑल द बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम। जल्दी से शुरू करते हैं क्लास। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। तो लॉग की प्रॉपर्टी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू रिमेंबर, ये याद रखिएगा। हर एग्जाम में, मतलब इस आईडीजे मेंस और एडवांस की एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले किसी ना किसी फॉर्म में यूज होते रहते हैं। तो जितने ज्यादा फॉर्मूले, जितने ज्यादा अलग अलग चीजें पता होंगी, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है इन इंडियन आर्मी देयर इज दिस सेइंग, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। क्या बोला? द मोर यू स्वेट इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि जितना ज्यादा भी आप परिश्रम करेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतनी ज्यादा वुंड्स, उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज, उतनी ज्यादा परेशानियां, उतनी जितनी ज्यादा आप अभी मेहनत करेंगे उतनी कम परेशानियां आपको एग्जाम में फेस करनी होंगी। सो दिस इज ऑल अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मेहनत ज्यादा तो परेशानियां कम। ऑब्वियसली तो बेसिक सा रूल है। चलिए वापस आते हैं क्लास। तो वो क्या कह रहा है, दिस एक्सप्रेशन लॉग एक्स एट बेस बी इज वैलिड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं बस ये बात कह देता कि ये वैलिड क्यों है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास रीजन, एक असर्शन तो होना चाहिए कि आपको पता हो। जब मैं कह रहा हूं कि सर ये एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? कि आपका ब्रेन वो इमेजिन कर पा रहा है कि एक्स होता है ए की पावर वाई, तो सर ए एक नंबर है जो जीरो से हमेशा बड़ा होता है, ये एक कंडीशन है, क्योंकि वरना हम मैथ्स के रूल्स वायलेट कर रहे थे, याद आ रहा है। तो सर एक नंबर है जो जीरो से बड़ा होता है, हालांकि उसमें भी एक कंडीशन है कि ए जीरो से वन तक होता है या वन से इन्फिनिटी तक होता है, वन भी नहीं होता है, क्योंकि वन ले लोगे या जीरो से छोटा ले लोगे तो मैथ्स के रूल्स ब्रेक होने लगेंगे। तो जब ये ऐसा होता है तो ए की कुछ भी पावर रेस करो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए जब आप लॉग ऑफ समथिंग लेते हैं, मतलब लॉग एक्स लेते हैं, तो ये जो एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग लिया जा सकता है। इसको ऐसे समझो अब कि आप हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग ले सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अगली चीज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अरे अभी तो बोला, अभी तक जो मैं बेस ए से डिनोट करता रहा हूं, यहां उसने बेस को क्या ले लिया है, यहाँ पे उसने बेस को बी ले लिया है। आई होप ये नोमेनक्लेचर में आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, मतलब अभी तक मैंने ए बेस पर समझा दिया, उसने बेस के लिए वेरिएबल क्या ले लिया है, बी। तो वो कह रहा है जो बेस है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, यही हमने डिस्कस किया था। दूसरी बात, वो देखो यही तो कह रहा है कि सर बेस वन नहीं हो सकता। मतलब बेस क्या होता है, बेस बड़ा दो पार्ट्स में ब्रेक है, मतलब ब्रोकन है, मतलब बेस या तो जीरो से वन तक होगा या फिर वन से इन्फिनिटी तक, यानी बेस वन नहीं हो सकता और बेस जीरो से छोटा नहीं हो सकता। ये लंबी सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, बड़ी मजेदार सी प्रॉपर्टी है। आप हमेशा लॉग में बेस मतलब कुछ ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो उसको ऐसे याद रखना, जल्दी से हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को फिर समझना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से सी टू द पावर लॉग ए एट बेस बी। क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, लेट्स से सी, और सी को मैं रेस कर रहा हूं log a एट बेस बी। मतलब ये जो सी है इस एक्सप्रेशन की, ये पूरा एक्सप्रेशन पावर है। कि आपको एक्सप्रेशन एज्यूम या इमेजिन करते हैं, ब्रेन में समझते आ रहा है, और अगर इतना समझ आ रहा है तो आप हमेशा याद रखिए कि लॉग में आप इस दो चीजों को चेंज या इंटरचेंज कर सकते हो। आप इस ए को इस सी से इंटरचेंज कर सकते हो, आप लॉग ले लोगे और प्रॉपर्टी प्रूव कर दोगे। मैं प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सीधे सीधे रूल याद दिला रहा हूं कि रूल बड़ा सिंपल सा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर
आप इस a को इस c से इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि यही फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जा सकता है। व्हाट वुड बी दैट फॉर्मूला? मैं लिख सकता हूं इसे a, मतलब a को c से इंटरचेंज किया तो c a की जगह चला जाएगा, तो ये होगा a टू द पावर log ऑफ c एट बेस b, मतलब ये हो जाएगा। और ये दोनों बातें सेम है, आप निकाल के देखिए, प्रूव कर लीजिए, आ जाएगा। मतलब बहुत आसान सा तरीका है, दोनों तरफ लॉग ले लो, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट है कि जब किसी वैल्यू को एक पावर तक रेस किया जाए और पावर में जो पावर की वैल्यू है वो पावर एक लॉगरिदम वैल्यू है, एक लॉग है, तो जिस चीज़ का आप यहाँ लॉग ले रहे हो वो, और ये जो बेस है यहाँ पे जो आप ये वैल्यू ले रहे हो जिसको पावर तक रेस कर रहे हो, इसे और इसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हमेशा वो वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ आई? और अगर इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से प्रॉपर्टी देखो। उसने ये प्रॉपर्टी वहीं से तो बनाई है। वो क्या कह रहा है? b टू द पावर log a एट बेस b, और उसको उसने a लिख दिया। ये कैसे हुआ? अरे ऐसे ही तो हुआ, ये फॉर्मूला ही तो यूज किया है। क्या फॉर्मूला यूज किया है? देखो जल्दी से। वो कह रहा है, देखो ये बड़ी आसान सी बात है कि b को पावर log a एट बेस b तक रेस किया। अगर b को पावर log a एट बेस b तक रेस किया तो क्या मैंने ये सीखा है सर कि मैं इस a को इस b से इंटरचेंज कर सकता हूं? और अगर हम इस a को इस b से इंटरचेंज कर सकते हैं तो देखो जादू होने वाला है। जादू क्या होने वाला है? ये a आता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a, और a की पावर क्या हो जाएगी? हमने क्या किया? हमने इस a को इस b से इंटरचेंज किया, तो b a की जगह, तो ये हो जाएगा a टू द पावर log b। और भाई बेस क्या है? बेस क्या है? बेस है b। और क्या आप मुझे सिखाओगे कि log ऑफ समथिंग एट द सेम बेस कितना होता है? 1। अरे ये क्यों होता है सर? क्योंकि सर b की पावर 1 क्या होगी? b, हाँ या ना? मतलब log ऑफ b एट बेस b शुड बी 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो पावर a कितनी होगी? 1, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 विच इज नथिंग बट a। और यहीं से आपका ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व हो रहा है। क्या आपको ये फॉर्मूले, ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है? आपको अगर चीज़ें इतने अच्छे से डिटेल में पता हैं तो आप एग्जाम क्रैक करने का कैलिबर रखते हैं, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। जितनी ज़्यादा बारीकियाँ पता होंगी, मैं हर लेक्चर में इस बात में एम्फेसिस करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पता रखिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स पता होंगी, आप एग्जाम के क्वेश्चंस को हर अलग अलग एंगल से देख पाओगे और किसी ना किसी एंगल से क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। आपको ये बात समझ आ रही है? आई थिंक इसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को मैं एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब जनरली मेरा तरीका है इस प्रॉपर्टी को याद रखने का। मैं कैसे याद रखता हूँ? आपको अगर एक प्रॉब्लम दे दी जाए और उस प्रॉब्लम में बोला जाए कि इस लॉक का बेस चेंज करो, अभी ये क्या बात होती है? सर हम हमारी मर्जी से लॉक का बेस भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी ख्वाहिश से, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग आप अपना नीडेड लॉक का बेस बना सकते हो, पर थोड़े से रेपरकशंस के साथ। यानी क्या मतलब है इसका? जैसे मेरे पास है log a एट बेस b, पर मेरे क्वेश्चन में मुझे नीड आ रही है, मतलब मुझे चाहिए कि मुझे सर लॉग का ये जो बेस है ना सी होना चाहिए, मतलब कुछ और वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं इसको सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा? सुनना, मुझे कौन सा बेस चाहिए? मुझे लॉग चाहिए बेस सी पर, तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले तो ले लूँगा log a। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लास? log a। और इसका बेस क्या था? b, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा log b से। और अब आपको जो भी बेस चाहिए आप वो ले लीजिए। मुझे बेस c चाहिए था ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसे c और c यहाँ। क्या आपको ये फॉर्मूले समझ आ रहे हैं? फॉर्मूले का मतलब है कि अगर यहाँ पे लॉग था a एट बेस b, तो आप इसे लिख सकते हो अपने डिजायर्ड बेस लेट्स से c पर। आप कैसे? पहले आप ले लो log ऑफ a, फिर आप लिख लो डिवीजन में डिनोमिनेटर में log ऑफ b, और दोनों बार जो भी आपका डिजायर्ड बेस है, जैसे हमें चाहिए बेस c, तो आप ले लीजिए बेस c। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई। और अगर इतना क्लियर हुआ तो ये फॉर्मूला यही तो है। देखो क्या कह रहा है वो, log b बेस a। तो log b बेस a का मतलब पहले तो आप न्यूमरेटर में लिख लीजिए log b, डिनोमिनेटर में लिख लीजिए log a, और मुझे कौन सा बेस चाहिए? मुझे चाहिए बेस c, तो मैंने दोनों जगह बेस c ले लिया। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, आप हैंड रिटन नोट्स रेफर कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स लेना अवॉइड करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना आपकी मेहनत का काम नहीं है। जब आपकी मेहनत होगी तो चीज़ें याद रहेंगी। फ़ायदा है नोट्स बनाने का, मतलब जब आप नोट्स बनाते हो ना तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, आपकी अटेंटिवनेस बढ़ जाती है, आप और ज़्यादा कॉशियस होते हैं, क्योंकि आप मुझे सुन भी रहे हो और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हो। तो आप दो टास्क एक साथ कर रहे हो, एक बार मुझे सुनना, स्क्रीन को देखना और हाथ से नोट्स बनाना। यकीन करो आपका फोकस लूज होने के चांसेस बहुत कम है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा हैंड रिटन नोट्स रेफर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है। देखो हम जल्दी से प्रूव करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ये log a बेस b पे मुझे उल्टा करना है। मुझे उल्टा करना है मतलब मुझे ये चाहिए कि log बेस a हो जाए। मैंने क्या बोला कि सर ये जो log बेस b है अभी, ये log बेस a पर आ जाए। ठीक है सर, हमने तो क्या सीखा है? हमारे पास है सर अभी log a बेस b,
मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं चाह रहा हूं सर कि मुझे लॉग है ये जो है ये लॉग बेस ए पर आ जाए। तो ठीक है सर, सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे लॉग ए, आई होप आपको समझ आया, फिर लिख लेंगे लॉग बी। और अभी मुझे कौन सा बेस चाहिए सर, अब मुझे बेस चाहिए था ए, तो बेस ए चाहिए था तो बेस ए लिख दो। यहाँ पे भी आप बेस ए लिख देंगे, यहाँ पर भी आप बेस ए लिख देंगे। और जैसे ही आपने बेस ए लिखा तो क्या जादू होने वाला है, तो जादू बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। आई होप आपने अभी तक रिकग्नाइज कर लिया होगा। क्या रिकग्नाइज किया कि सर log a बेस a कितना होता है, दैट्स क्लियरली नथिंग बट 1, एंड log b बेस a दैट्स अ सिंपल टर्मिनोलॉजी, तो ये हो जाएगा log b बेस a। तो आपको रिजल्ट समझ आया, रिजल्ट क्या है भाई कि अगर लिखा हुआ है log a बेस b, अगर लिखा हुआ है log a बेस b तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन log b बेस a। मतलब अगर बेस और इस वैल्यू को इंटरचेंज करना है, अगर b और a को इंटरचेंज करना है तो बस उसका रेसिप्रोकल ले लो और उनको इंटरचेंज कर दो। क्या आपको ये बात याद रहेगी, यही तो ये प्रॉपर्टी थी। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपके ब्रेन में कंसोलिडेट हो रही हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आ रहे हैं और आप इन्हें अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हैं, मतलब इन्हें ब्रेन में रख पा रहे हैं। अगली चीज़, ये कुछ अजीब सा लिखा है, ये कुछ बहुत अजीब सा नहीं लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग सी सिंपल सी बात लिखी है। ये वही बात है जो मैं ग्राफ के थ्रू समझाना चाह रहा था अभी तक तुम्हें, और अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो इधर जल्दी से, याद है तुम्हें लॉग के ग्राफ, ये हमारा कब का ग्राफ था, जब a हमारा 1 से छोटा था, और आपको याद है ये वाला ग्राफ जब हमारा a 1 से बड़ा था। दोनों सिनेरियो साथ में सामने रखेंगे और चीज़ें देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर एक ग्राफ तो वो जब हमारा a जो था वो 1 से बड़ा था, और एक ग्राफ वो जब हमारा a जो हमारा बेस था वो 1 से छोटा था। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। वो कर्वेचर बहुत प्रॉपर्ली नहीं बनाए, बट आप बस चीज़ें विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब समझो बात को क्लास, यहाँ पे मान लो लिखा है ये एक वैल्यू है। बाय द वे कौन सा सिनेरियो, ये वो सिनेरियो है सर जब a जो है वो 1 से बड़ा है। और ये कौन सा सिनेरियो है क्लास, ये वो सिनेरियो है जब a 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ये हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर log का फंक्शन कैसे बिहेव करता है। log का फंक्शन मैंने कहा था ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका मतलब आप फंक्शंस के दौरान पढ़ेंगे, बट फिलहाल बस इतना समझ लो कि जैसे मान लो ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, मैं इसको कह देता हूँ x1 और इसको कह देता हूँ x2, है ना। तो इस x1 पे अगर मुझे log की वैल्यू रीड करनी है तो मैं y एक्सिस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ x1। क्या आपको ये बात समझ आई। और अगर आपको x2 पे रीड करना है तो x2 पे रीड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कुछ मिलेगा, है ना। और ये मिला तो ये क्या मिल रहा है, इसे मैं कह रहा हूँ log ऑफ x2। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी दो ले लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर्ली बना लेता हूँ, ठीक है चलेगा, है ना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वैल्यू x1 और एक वैल्यू ले लेता हूँ x2। क्या आप ये दोनों चीज़ें देख पा रहे हैं। और अगर देख पा रहे हो तो देखो, अगर x1 पे रीड किया इस फंक्शन को तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये होता है आपका log ऑफ x1। और अगर यहाँ x2 पे इस फंक्शन को रीड किया तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इसे आप बोलते हो log ऑफ x2। क्या आपको ये बात पता है, या क्या ये आपको बात समझ आती है कि जब आप y एक्सिस पे बॉटम टू टॉप चलते हैं तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। सिमिलरली y एक्सिस पे जब बॉटम टू टॉप चल रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि जो जितना नीचे होगा y एक्सिस पे उतना छोटा, y एक्सिस पे जो जितना ऊपर होगा उतना बड़ा। और x एक्सिस तो हमारा नंबर लाइन की तरह है, नंबर लाइन मतलब जो लेफ्ट में है वो छोटा और जो राइट साइड है वो बड़ा, जो लेफ्ट में है वो छोटा और जो राइट साइड है वो बड़ा। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपने ग्राफ्स की प्लॉटिंग के वक्त सीखी होगी। एंड आई डिडंट वांटेड टू मेक यू रिकॉल कि आपने ग्राफ्स कब पढ़े होंगे, बट ये ग्राफ्स आप फिफ्थ जनरली लोग 5th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं। तो ग्राफ्स कैसे होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वो ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपको मैथ्स में ग्राफ प्लॉट करना सिखाया गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ग्राफ मतलब 2,3 लिखना सिखाया गया होगा। वो ग्राफ पेपर आता था, फिर पॉइंट आते थे एग्जाम में कि 5,6 प्लॉट करो, 5,-6 प्लॉट करो, तो वो पॉइंट बना के आ जाते थे ग्राफ पेपर पे, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो मुझे यकीन है कि आपको ये पता है कि यहाँ पे x1 छोटा है x2 से। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सर x1 छोटा है x2 से, तो y एक्सिस पे हमने पढ़ा है कि जो वैल्यू नीचे होती है वो छोटी होती है और जो वैल्यू ऊपर होती है वो बड़ी होती है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर जो log x1 होगा वो छोटा होगा किससे, log ऑफ x2 से। ये ग्राफ देख कर ही समझ आ जा रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें बदल गई, यहाँ पे चीज़ें इसलिए बदल गई क्योंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है हम समझेंगे, मैं तब बहुत जल्दी तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें बहुत जल्दी ये वैल्यू समझ आ जाएगी कि सर इतनी सी तो बात थी, आपने इतनी घुमा के क्यों बताई। घुमा के बतानी पड़ रही है क्योंकि चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से पता नहीं है। तो फिलहाल जैसे भी समझ रहे हो समझो, बट थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़े लेक्चर्स के बाद रादर तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। मतलब ये इतना कहने या इतने लिखने या इतना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं बस इतना सा टर्म कहूँगा कि देखो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा कुछ होगा।
ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा कुछ होगा। ये सब क्या टर्म्स हैं, ये सब बातें क्या होती हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे। बट फिलहाल क्या भाई, फिलहाल इतनी सी बात कि मुझे दिख रहा है नंबर स्केल पे x1 पहले आ रहा है, x2 बाद में आ रहा है, मतलब मुझे ये तो दिख रहा है कि जो x1 है वो x2 से छोटा है। ऑब्वियसली सीधी बात है, x1 लेफ्ट हैंड साइड है, x2 राइट हैंड साइड है। लेकिन सर आप जल्दी से देखो, y एक्सिस पे थोड़ी प्रॉब्लम है। y एक्सिस पे प्रॉब्लम क्या है सर, नीचे आ रहा है log x2 और ऊपर आ रहा है log x1, मतलब कौन छोटा है सर, log x2 छोटा है log x1 से। अरे यही तो बात हमने की थी कि जब बेस 0 से 1 के बीच होता है तो फंक्शन का बिहेवियर उल्टा हो जाता है, मतलब बड़ी वैल्यू के लिए छोटी वैल्यू बन जाती है, मतलब पावर जितनी छोटी होगी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी छोटी होगी। यही तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। 0.3 वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था यहाँ पे, यही तो मैं सिखाना चाह रहा था आपको, ये वही तो बात थी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हो रहा है सर कि बड़ी बेसिक सी बात है सर, पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। ये बेसिक सी कहानी आपको समझ आई? क्या आपको लॉग फंक्शन का बिहेवियर समझ आया? क्या आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टी समझ आई? और अगर लॉग की सारी प्रॉपर्टी समझ आई तो अगर आपको मैं पूछूं कि ये फॉर्मूला क्या है भाई, तो ये फॉर्मूला वही तो है। देखो सर, log a1 log a2 से बड़ा होता है, log a1 log a2 से बड़ा होता है। कब? जब बेस 1 से बड़ा हो और a1 भी a2 से बड़ा हो। यही तो बात थी। अगर बेस 1 से बढ़ाना है तो जैसा a1 और a2 होंगे वैसे ही log a1 और log a2 का रिलेशन होगा। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच हुआ तो ये इन्वर्ट हो जाता है, मतलब अगर log a1 a2 से बड़ा है तो कहानी ये रही होगी कि a1 a2 से छोटा रहा होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब जो हैं ये 0 से बड़े होंगे क्योंकि लॉग के अंदर आप जो वैल्यू पास करते हो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अभी देखा हमने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर ही ग्राफ प्लॉट होता है। तो क्या आपको लॉगरिथम की अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने समझी समझ आई, प्रॉपर रीजन के साथ कि इन्हें क्यों ऐसे लिखा जाता है, ये प्रॉपर्टी ऐसे क्यों बनती है, और अगर ये सारी बातें समझ आई तो हम एक क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे और समझेंगे लॉगरिथम की बेसिक्स और ज़्यादा डिटेल में। तो जल्दी से क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। बहुत आसान सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमेशा आई वुड रिकमेंड कि जब भी लेक्चर के दौरान आपको कोई क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है तो आप क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करिए, एक बार क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, वरना सोल्यूशन हमेशा देखें क्योंकि सोल्यूशन में हो सकता है टीचर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक नई टेक्निक या कुछ अलग तरीका सिखा दे। आपका तरीका बिल्कुल बेशक बहुत अच्छा होगा, बट एक और तरीका सीखने में बुराई क्या है? तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, या फिर हम सेम पेज पर हो, जैसे आप सॉल्व कर रहे हो वैसे ही मैं करूं। तो ज़रा इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ इसका सोल्यूशन देखिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया था और सॉल्व किया। चलिए जल्दी से देखिए, वो लिख रहा है प्रूव दैट। हमने सीखा है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के पढ़े बिना कुछ बात बनती नहीं है। तो कह रहा है प्रूव दैट a to the power log c base b is equal to c to the power log a base b, where obviously होना पड़ेगा where a, b and c belong to all the positive real numbers, क्योंकि यही तो बात है सर आप यहाँ पे पास कर रहे हो c, यहाँ पे पास कर रहे हो a, और जो बेस है b वो तो हमेशा एनीवे 0 से बड़ा होता है। तो आपको तीनों बातें a, b और c तीनों चीज़ें पॉजिटिव ही रखनी पड़ेंगी, मतलब 0 से बड़ी रखनी पड़ेंगी, यानी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। और एक और बात, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये जो बेस है ये बेस b है, और अगर ये बेस b है तो b 1 नहीं हो सकता। तो उसने लॉ की डेफिनेशन नहीं डिफाइन किया। हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ये बात पता है ना कि आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, और जैसे ऐसा करोगे ना क्वेश्चन खत्म होने को आएगा। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुना। हमारे पास लिखा हुआ है a to the power log c बेस b, और राइट मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, LHS और RHS प्रूव हो जाएंगे, है ना। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है क्लास? राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है c टू द पावर log a बेस b। मैं मान लेता हूँ दोनों इक्वल है, तो दोनों को सॉल्व करते करते चलता हूँ। अगर मैंने एक सेम वैल्यू दोनों के इक्वल साइड ला दी, मतलब LHS पे भी वही वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे भी वही वैल्यू है, तो शायद हम सही चीज़ सॉल्व कर रहे थे। और ऐसा नहीं ला पाया तो हम सही चीज़ सॉल्व नहीं कर रहे थे। ये बेसिक सा फंडा है क्लास। तो जल्दी से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने वाला हूँ। आई होप आप घबरा नहीं रहे हो कि सर लॉग तो ऑलरेडी पावर में और फिर आप लॉग ले रहे हो, क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा क्लिक नहीं होता है ना तो एक और काम कर सकते हो, पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि आपको एक प्रॉपर्टी क्लिक हुई कि किसी वैल्यू की कुछ पावर हो, आई रिपीट, किसी वैल्यू की कुछ पावर हो, तो उन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। आपको याद आया? और अगर ऐसा कुछ है तो मैं a और c को इंटरचेंज कर रहा हूँ, a और c को इंटरचेंज किया तो क्या बन रहा है? ये c टू दी पावर log a बेस b। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कैसे खत्म? क्योंकि सर उधर भी तो वही लिखा हुआ है, उधर भी क्या लिखा हुआ है? उधर यही तो लिखा है c टू द पावर log a बेस b। तो आपने LHS और RHS सेम बना दिया, मतलब हाँ आपने जो सोचा था वो सही था, मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन रखने का मोटिव बड़ा सिंपल सा था कि आपके ब्रेन में मैं ये प्रॉपर्टी याद दिलवा दूं कि आप ऐसा कर सकते हो। आप कैसा कर सकते हो कि आप इस बेस को इस पावर के इस वैल्यू से इंटरचेंज कर सकते हो। आपके पास हमेशा लिबर्टी रहती है।
अच्छा, आप कोशिश करिएगा कि आप इसे एक और तरीके से ट्राई करें। हमारा एक और तरीका क्या होता है क्लास, हमारा एक और तरीका होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लें। क्या आपने दोनों तरफ लॉग लेने वाला तरीका ट्राई किया? मैं बस चाहता हूं कि एक मैं प्रॉपर्टी और रिकॉल करवा दूं, ऑल्दो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट मैं चाहता हूं कि आप एक और प्रॉपर्टी रिकॉल करें। तो एक बार एक और मेथड से सोचिए, सजेशन है कि दोनों तरफ लॉग लीजिए, इसमें दोनों तरफ लॉग लीजिए और ट्राई करिए, देखते हैं आप वो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर पाते हैं या नहीं। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया। देखते हैं जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। समझो बात को, समझो क्वेश्चन में क्या दिया था, जल्दी से हम दोनों साइड से लिख लेते हैं या मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो, मान लो अगर मैंने लॉग लिया होता, मैं लॉग लेके कैसे करता, मैं बस एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अननेसेसरी सोल्यूशन को बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक और प्रॉपर्टी याद दिलवा दूँ कि देखो इसको ऐसे भी सोच सकते थे, या किसी बच्चे ने शायद ऐसा सोचा हो। तो कैसे सोच सकते हो क्लास, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तो दोनों तरफ लॉग लेता तो क्या होता, इस तरफ अगर लॉग लिया तो ये होता लॉग ऑफ ए, और इसकी पावर क्या हो जाती, log c बेस b। और राइट हैंड साइड क्या हो जाता क्लास, राइट हैंड साइड भी हम लॉग ले लेते तो हो जाता log ऑफ c, और c की पावर क्या हो जाती, log ऑफ a बेस b। क्या आपको इतना समझ आया? और क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है, एक बड़ी आसान सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है कि सर log m टू दी पावर n को आप लिखते हो n log m। क्या आपको ये बहुत सिंपल सी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज याद है? जैसे एक और प्रॉपर्टी में जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज में एक बार हाथों हाथ डिस्कस कर लूंगा, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये log a की कुछ पावर है और यहाँ पे log c की कुछ पावर है, तो दिस पावर कैन बी ब्रॉट टू द फ्रंट। तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ c बेस b। मैंने क्या लिखा, log ऑफ c बेस b टू द फ्रंट इनटू, आई एम रियली सॉरी ये इक्वल साइन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा इनटू में कौन, log ऑफ a। आई होप आपको ये दिख रहा है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे log ऑफ a बेस b सामने आ जाएगा, तो इट विल बी log ऑफ a बेस b, log ऑफ a बेस b ब्रॉट टू द फ्रंट, एंड हियर यू हैव log ऑफ c। और अब log ऑफ c प्रोडक्ट में है, मतलब ये और ये और ये और ये प्रोडक्ट में है। बाय द वे लॉग जो c आपने लिया, मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब आप किसी भी बेस पे ले लो। अगर मुझे कुछ कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है तो मैं काम करता हूँ, जो मैंने लॉग लिया था, मैंने जो दोनों तरफ लॉग लिया था उसका बेस मैं डिजायर्ड बेस ले सकता हूँ, ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी का बेस ले सकते हो। तो जब मैंने लॉग लिया तो मैंने, मान लो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए बेस ले लिया b, ये आपकी मर्जी पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बेस b। क्या आपको दिख रहा है चीज़ें आसान है, चीज़ें बड़ी सॉर्टेड सी हैं। क्यों सॉर्टेड सी हैं, log c बेस b, log c बेस b कैंसिल, log a बेस b, log a बेस b कैंसिल, तो आपने वापस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया। मतलब हाँ, जिस एजम्पशन को आप लेकर चले थे वो सही था। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आई। ये कुछ स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन के दौरान भी मैंने डिस्कस की थी, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज भी पता होंगी। बट इन केस टू मेक यू रिकॉल और रिकलेक्ट ऑल दिस प्रॉपर्टीज, हम जल्दी से याद कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिविजन हो जाएगा क्लास। क्या आपको ये पता है कि log ऑफ m, लेट्स से बेस है a और पावर है b, तो मैं इस पावर को भी फ्रंट में ला सकता हूँ, बट ये जब पावर फ्रंट में आती है तो इसकी रेसिप्रोकेट फॉर्म में आती है। रेसिप्रोकेटेड फॉर्म मतलब ये जो b आएगा फ्रंट में वो हो जाएगा 1/b, और मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ m बेस a। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी ज़रूरी और स्टैंडर्ड सी हैं वो आई थिंक आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, तो उन्हें रिवाइज या रिकॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ। इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट ट्रबलसम, पता नहीं क्यों, कि सर आपके DPPs कहाँ होते हैं। तो आपके DPPs या ये मटेरियल या ये पूरा लेक्चर या ये पूरा प्रोग्राम ITG का मॉड्यूल आपको www.magnetbrains.com पर मिलता है। इस वेबसाइट पर आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सारे वीडियो लेक्चर, सारा स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सारे सेगमेंट से, मतलब K to 12, 6 to 12, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ। अगर आप इस ITG प्रोग्राम में पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो आपके फेवरेट टीचर्स आशीष सर, अभिषेक सर, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जब आप मैथ्स के लेक्चर देखना चाहेंगे तो आप मैथ्स सेक्शन में वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जब आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सा सेक्शन ओपन होगा। आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कितनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है, ये सारी डिटेल्स। और जब आप सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी कि सारे लेक्चर्स 1 by 1। ये बहुत पुराना सा स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, बट अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, जितनी भी DPPs हो चुकी हैं, जितने भी DPPs के वीडियो सोल्यूशन बन चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखेगी, क्लासिफाइड सेक्शंस वाइज, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, हर चैप्टर का सब कुछ मेंटेन्ड, सिस्टमेटिकली मेंटेन्ड। एंड जब आप इन लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो आपको प्रॉपर्ली लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। उन्हें आप फुल स्क्रीन में ओपन करके देखिए, उन्हें 1.2, 1.3 पर देख लीजिए, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखिए, बट लेक्चर जब भी देखें तो पूरा देखें, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, और जब भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली पॉज करके पहले उसे अटेम्प्ट करिए। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो फाइनली
सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या आपको पता है दैट मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट या रादर सारे मॉड्यूल्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल नहीं है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको इन लेक्चर्स में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिए। अगर आप अपडेटेड या नोटिफाइड रहना चाहते हैं तो वीडियोस को सब्सक्राइब भी करिए, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि इतनी मेहनत का काम, इतनी शानदार सी चीज़ या इतना शानदार सा प्रोडक्ट जो काफ़ी सारे लोगों के काम आ सकता है, और अगर आपको लगता है कि और भी लोग इससे फ़ायदा उठाएं तो उनसे ज़रूर इस चैनल को, इन लिंक्स को शेयर करिए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।